वेंचर्स कैसे हो आप सब लोग? होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल द बैक वेंचर्स। तो सबसे पहले तो आप सबको बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि अगर आपने मेरे पिछले 5 वीडियो देख लेंगे तो इसका मतलब आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं और उससे पता लग जाएगा कि आप कितने ज़्यादा हमें इस ईवीएस के हमारे जो एक प्ले लिस्ट है, ये हमने जो एक सीरीज स्टार्ट की, कितना ज़्यादा उसके लिए सीरियस है, राइट? ओके, हमने तो जिस दिन पहले आपने इंट्रोडक्शनरी वीडियो देखी तो उसमें मैंने आपको पूरा सिलेबस बता दिया था। उस सिलेबस के अनुसार हमारा फर्स्ट मॉड्यूल कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट पढ़ाओ जो फर्स्ट हमारी जो फर्स्ट चैलेंज वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और आज हमारा सेकेंड मॉड्यूल सेकेंड ब्लॉक का फर्स्ट यूनिट, मतलब ओवरऑल बुक के लिए फोर्थ यूनिट है, बट जैसे हमारे जो बुक है पूरी 4 ब्लॉक्स में डिवाइडेड है, ठीक है? फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, ठीक है? फर्स्ट ब्लॉक में 3 चैप्टर हैं, सेकंड में 4 हैं एंड सो ऑन। सो जो हमारा फर्स्ट मॉड्यूल है वो खत्म हो चुका है, फर्स्ट ब्लॉक खत्म हो गया। और सेकंड ब्लॉक है जो आज से स्टार्टिंग करने वाले हैं। सेकंड ब्लॉक में 4 चैप्टर हैं और जो ये फोर्थ चैप्टर है, ओके। सो ये भी कहीं ना कहीं हमारे जो हमारी सीरीज है वो उनके साथ इंटरलिंक होगा, उन्हीं के साथ उन्हीं में से पॉइंट निकलेगा। ऐसा कोई इसमें न्यू नहीं है, ठीक है? सो अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने उसकी ओर बढ़ते हैं, लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज, ओके। सो जैसे ही नाम से पता चलता है कि कितना इंपॉर्टेंट हो रहा है रहेगा ये भी हमारे लिए, क्योंकि लैंड और वाटर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहाँ धरती जहाँ पर हम रह रहे हैं, और वाटर जिससे हम जी रहे हैं, राइट? ओके। सो जैसे कि हमारे रूटीन में ऑब्वियसली हम सबसे पहले स्ट्रक्चर की ओर बढ़ेंगे कि क्या स्ट्रक्चर हमारा पढ़ने का मतलब क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम। ओके, सो ऑब्वियसली सबसे फर्स्ट इंट्रोडक्शनरी पार्टी पढ़ेंगे, सेकंड रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पढ़ेंगे। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स आई होप कि आपको पता होगा। रिन्यूएबल होते हैं मतलब जो एक बार रिसोर्सेज यूज़ हो चुके हैं वो वापस से यूज़ हो सकते हैं, लेकिन जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो एक बार यूज़ हो चुके हैं तो उसको दोबारा उसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। लाइक रिन्यूएबल में आ गया जैसे एयर, अगर आपने एक बार सांस ले लिया, ऐसा नहीं कि दूसरी बार नहीं ले सकते, एक बार जो ऑक्सीजन हम एक बार आपने सांस ले ली वो आप आपके अंदर चाहिए, फिर आप CO2 छोड़ोगे और उसके बाद वो एटमॉस्फेयर में जाएगी, फिर प्लांट्स उसको लेंगे CO को, फिर उसको फिर O2 में कन्वर्ट करेंगे, राइट? या फिर अगर आपको सन की एनर्जी, सूरज, ठीक है? आज ऐसा नहीं कि आज सूरज है तो आज लाइट आएगी, आज धूप निकलेगी और कल नहीं आएगी, ठीक है? एक बार यूज़ होकर बार सेकंड टाइम यूज़ हो सकती है। लेकिन जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हैं वो नॉन रिन्यूएबल, नाम से पता चलता है कि वो रिन्यूएबल, वो रिन्यू नहीं होते हैं, रिन्यू वापस यूज़ करने उसको यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि कोल, पेट्रोल अगर आपने एक बार गाड़ी में डाल दिया और पेट्रोल यूज़ हो चुका तो उसको ऐसा नहीं उसको वापस भी यूज़ करते हो। हाँ, उसको अलग बार सेकंड बार उसको निकालना पड़ेगा धरती के अंदर से, लेकिन उसका जो प्रोसेस है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, लेकिन वो फिर भी रिन्यूएबल में नहीं आता, वो नॉन रिन्यूएबल में आता है, ओके। लकड़ी आगे उसको अगर आपने एक बार लकड़ी जला दी तो जला दी, ऐसा नहीं कि वापस में आएगी, ओके। सो ये है। उसके बाद हम इसमें फॉर्म्स वाटर की बात करें तो हाइड्रो वाटर साइकिल, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो लेक्चर देखा तो उसमें हमने बहुत अच्छे से हाइड्रोलॉजिकल वाटर सिस्टम पढ़ा था, ठीक है? उसको वाटर साइकिल का हमने डायग्राम भी देखी थी, ठीक है? उसके बाद और भी हमने कार्बन साइकिल देखी थी, वाटर साइकिल देखा था, उसके बाद नाइट्रोजन साइकिल भी देखी थी, आई होप आपने देखा होगा। उसके बाद हम इसमें फॉर्म्स ऑफ वाटर पढ़ेंगे, उसके बाद ओके, उसको डिग्रेडेशन ऑफ वाटर सोर्सेज, फ्लड, ड्रॉट्स, ये पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे नॉन रिन्यूएबल लैंड रिसोर्सेज, ठीक है? लैंड में भी ऐसे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, कौन कौन से हैं, उनका क्या क्या रोल है, ओके। लैंड डिग्रेडेशन पढ़ेंगे, लैंड डिग्रेडेशन कितना इंपॉर्टेंट है, किस तरह से जो ज़मीन है वो बार बार डिग्रेड हो रही है, उसकी जो फर्टिलिटी वो कम हो रही है और वो कितना हमारे नुकसानदायक होने वाला है, राइट? ओके। सो अपना इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हुए आई होप कि आपको इसको एंजॉय कर रहे हैं और इसी से हम अब आगे बढ़ते हैं, ओके। इसी के साथ सबसे फर्स्ट इंट्रोडक्शनरी पार्ट, इसमें हम हमेशा पढ़ते हैं कि हमने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा और अब इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। इन द प्रीवियस यूनिट यू हैव स्टडीड व्हाट कॉन्स्टिट्यूट आवर इन्वायरमेंट एंड हाउ इकोसिस्टम सपोर्ट मैरिड लिविंग फॉर्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। सो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा कि किस तरह से जो इन्वायरमेंट है उसके कौन कौन से सोर्सेज हैं, कौन कौन से इन्वायरमेंट सिस्टम। हमने पिछले चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, हमने पिछले चैप्टर में सभी मेजर इकोसिस्टम के पार्ट्स पढ़े हैं। कौन कौन से इकोसिस्टम के पार्ट्स पढ़े हैं? हमने पढ़े हैं फॉरेस्ट पढ़े हैं, डेजर्ट पढ़े हैं, वेटलैंड पढ़े हैं, एस्चुरीज पढ़ी हैं, उसके बाद फ्रेश वाटर पढ़ा है, ठीक है? मैराइन वाटर पढ़ा है, उसके बाद और हमने क्या पढ़ा है, इंपॉर्टेंट्स पढ़े हैं, राइट? सो हमने इतना सब कुछ पढ़ लिया है, लेक वगैरह पढ़े हैं, पॉन्ड्स पढ़े हैं, ओके। बहुत सारा कुछ पढ़ा है, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख सकते हो, राइट? सो ये हमने उतना चैप्टर में पढ़ा। यहाँ पे बता रहा है कि जो हमने पिछले चैप्टर में इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ा कि किस तरह से वो हमारी लाइफ को सपोर्ट करती हैं, ये जो इकोसिस्टम मैंने अभी बताया ये हमारी लाइफ में कितना रोल प्ले करते हैं, जैसे मेरे बात करें, ओके। सो यू हैव ऑल्सो अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंट एंड हाउ एनर्जी मूव फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, from sun to producer and thereafter herbivores and then various life consumers like carnivores। तो यहाँ पर देखो ये लाइन कहाँ से उठाई है इन्होंने, थर्ड चैप्टर से उठाई है, जो हमने अभी पिछले बड़ा थर्ड सेकंड चैप्टर से उठाई है, जहाँ पर हमने इकोसिस्टम के बारे में बात करते हैं। इकोसिस्टम में हमने फूड चेन बहुत अच्छे से पढ़ी थी, राइट? आई होप कि आप सबको याद होगा। ट्रॉपिक लेवल बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है कि हमने देखा कि किस तरह से एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में कैसे एनर्जी जाती है, राइट? 100 से किस तरह से टूटते टूटते वहाँ तक जाती है और कैसे ट्रॉपिक लेवल इतना अपना रोल निभाता है। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया होगा, आई होप कि आप जाके देख लोगे, ठीक है?
In the present unit, we shall discuss the resources, wealth, and of nature and given to us. These are essential for our survival and development of all living form. It's our prime concern to use natural resources wisely and judiciously. So ये हमारा परम धर्म, हमारा कर्तव्य है कि जो हम नेचर के रिसोर्सेज उनको अच्छी तरह से यूज़ करें. ओके, our डिमांड नेचुरल सिस्टम इज रैपिडली इंक्रीजिंग. हमारी जो नेचुरल रिसोर्सेज की जो हमारी डिमांड है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है. ऑब्वियसली क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल सिस्टम बढ़ता जा रहा है, तो पॉपुलेशन की बढ़ता जा रही है, एग्रीकल्चर सिस्टम बढ़ता जा रहा है, इंडस्ट्रियल सिस्टम बढ़ता जा रहा है, इसलिए हमारा जो डिमांड है नेचुरल सिस्टम की वो बढ़ती जा रही है. हाउएवर इट इज़ बिलीव दैट द रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड इनडिस्क्रिमिनेटली. और हमको पता है कि जो रिसोर्स है वो इनडिस्क्रिमिनेटली मतलब बहुत ज़्यादा स्तर पे यूज़ किए जा रहे हैं. ये नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम रिसोर्स यूज़ करना छोड़ दें. अगर हम बोल रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, अगर हम बोल रहे हैं ग्रीन हाउस बढ़ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम सांस लेना छोड़ दें, बट हम अपनी जो उनके कारणों को, जो कारण है उसके डिप्लेशन के लिए, जैसे ओजोन लेयर के डिप्लेशन के लिए जो कारण है फॉरेस्ट के डिस्ट्रक्शन के लिए, उनको कम कर सकते हैं. राइट, अब घर तो बनाने ही है, चलो लोगों ने रहना तो है जिंदगी वो करना, लेकिन लिमिटेड वे में. राइट, अपने लग्जरियस लाइफस्टाइल को कम करना है, फॉरेस्ट के लिए कम करना है, पेड़ लगाने हैं, ठीक है, और फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन करनी है, फायर से बचाना है. ओके, और फॉरेस्ट को डैमेज से रोकना है. आई होप आप समझ रहे होंगे. राइट, सो इन कारणों से हम उसको बचा सकते हैं. दिस इज पार्टली बिकॉज ऑफ ट्रेमेंडस इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ड्यू टू पार्टी due to lack of realization of our part that the resources are limited and we will be exhausted one day. So हमको दिन ब दिन हम जो है नेचर के रिसोर्सेज पे डिपेंड होते जा रहे हैं और हम उनको ख़त्म करते जा रहे हैं, ये सोचे बिना कि जो नेचर के रिसोर्सेज हैं वो इनडिस्क्रिमिनेटली, चाहे जो हमने अभी हम आगे पढ़ेंगे रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल. सो लेकिन हमको इतना याद रखना कि जो हर जो नेचर में हर एक चीज़ जो नेचर ने हमको प्रोवाइड किया वो एक लिमिटेड तौर पर है. ठीक है, लिमिटेड लेवल तक है, हमको उसका गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए. ओके, intensive and unregulated use of land surface for cultivation, grazing, and exploitation of plants material have adversely affected the plant communities and their composition as well as regeneration capacity. Likewise, one of the most pronounced and long-lasting effect of mining and population is both a quantitative and a qualitative degradation of water sources. Industries add toxic waste to the water bodies, making them unsoluble. There is another reason to conserve and safeguard our land and water resources as their supply is not limited. Demand for the natural resources is increasing progressively. अच्छा, हम जो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, हमें आप बोल लो कि क्या टाइम वेस्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है. हम जब इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं ना किसी चीज़ का, तो हमको आइडिया लग जाता है कि हम आगे क्या पढ़ने वाले चैप्टर में. ओके, अब इसमें हमने इतना सब कुछ पढ़ा, इसमें इतने इससे हमको ऑब्वियसली ये समझ आता है कि जो ह्यूमन है वो लैंड रिसोर्सेज को बहुत ही बुरी तरह से यूज़ कर रहा है, मतलब इन द प्रॉपर वे में ही यूज़ कर रहा है, इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ कर रहा है, जिसको हमको कंट्रोल करने की ज़रूरत है. हमको देखने को मिलता है कि किस तरह से जो ह्यूमन है वो इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर रहा है. इंडस्ट्री से जो हमेशा अपना जो वेस्ट है ऑब्वियसली वो फैला रही है ज़्यादा से ज़्यादा वाटर बॉडीज़ को, जिससे पोल्यूट हो रही है. और आगे हम देखते हैं क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों ही फील्ड में जो है पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है और इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है. ये हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे. ठीक है, सो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है. आई होप आप समझ रहे होंगे. राइट, ओके, सो हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक क्या होता है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. अवर रिसोर्सेज आर बेसिकली ऑफ टू काइंड्स. हमारे जो रिसोर्सेज हमको जो है खनिज हैं वो दो प्रकार की हैं. कौन कौन से, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल. मैंने आपको जैसे पहले बता दिया है. लेट अस सी व्हाट दिस मीन्स. देखते हैं कि इसका क्या मतलब है. रिसोर्सेज मे बी डिफाइंड एज any useful information, material or service. Broadly we can differentiate between natural resources. Okay, अच्छा, रिसोर्स का मतलब एक ऐसा चीज़ होती है. रिसोर्स का मतलब ये नहीं होगा. अच्छा, इधर हम बात करें नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में. हम ऑब्वियसली यूवीएस पढ़ रहे हैं, सो हम रिसोर्सेज के बारे में मतलब रिसोर्सेज इक्वल्स टू दैट वी रेगुलरली यूज फॉर मेकिंग आवर लाइफ कंफर्ट. राइट, सो नॉट रिसोर्सेज. अगर पर्टिकुलरली ओवरऑल बात करें ब्रॉड एस्पेक्ट में, तो रिसोर्स का मतलब क्या होता है, पर्टिकुलर वर्ड जो रिसोर्स है, रिसोर्स उसका मतलब क्या होता है. रिसोर्स का मतलब होता है कि ऐसी यूजफुल इन्फॉर्मेशन या फिर एक ऐसा कोई मटीरियल, राइट, या फिर एक ऐसी कोई सर्विस जिससे हमारी लाइफ को जो कि हमारे डे टू डे लाइफ में काम आती है और इससे हम अपनी लाइफ को आसान बना सकते हैं, वो हमारे लिए रिसोर्स होता है. राइट, पानी हमारे, वाटर हमारे लिए रिसोर्स है. क्यों? क्योंकि हमारे जीने के लिए. अच्छा, कार अगर आप बात करो, सिर्फ नेचुरल नहीं, मैन मेड गाड़ी बात करो, कार, वो एक रिसोर्स है. क्यों? क्योंकि उससे ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प मिलती है और हम अपनी जो डेस्टिनेशन वहाँ पर जल्द से जल्द पहुँचते हैं. राइट, होटल्स अगर आप बात कर लो, अगर ऐसे बात करो, होटल्स जो हमारे लिए वो एक रिसोर्स है. क्योंकि हम कभी जब रात को ट्रैवल करते हैं या फिर कहीं ट्रैवल करते हैं तो हमको रेस्ट करने के लिए जगह मिलती हैं, वो एक रिसोर्स है. एवरीथिंग इज रिसोर्स. राइट, जो कि हमारे लिए, जो हमारे लाइफ को कंफर्ट बनाने में हेल्प करते हैं. बट हमको उसको अच्छे और लिमिटेड वे में यूज़ करना चाहिए. राइट, सो यहाँ पर रिसोर्सेज को उन्होंने बताया कि रिसोर्सेज को आप दो एस्पेक्ट्स में डिवाइड कर सकते हो. ओके, broadly we can differentiate between natural resources, goods and services supplied by the environment, and human made resources, cities, building, institution and other artifacts, and human resources which include wisdom, experience. ये अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. राइट, कि हम जो नेचुरल रिसोर्सेज अलग हैं और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज अलग है. ऑब्वियसली हर एक इंसान उसमें फ़र्क कर सकता है. अच्छा, मुझे बताओ, एक पेड़ है और एक, राइट, एक पेड़ है ट्री और एक कार है ना. अच्छा, ये दोनों में क्या फ़र्क है.
है, दोनों में अगर ओवरऑल रिसोर्सेज के हिसाब से देखा जाए तो ये भी रिसोर्स है और ये भी रिसोर्स है, राइट। रिसोर्स मतलब पेड़ पेड़ ऑब्वियसली कितने ज़्यादा कम, पेड़ से हमको क्या मिलता है, फ्रूट्स मिलते हैं, है ना, वुड मिलता है ना, और एटसेट्रा और भी बड़ी सारी चीज़ें मिलती हैं। अगर बात करो लीव्स मिलती हैं, पत्ते मिलते हैं जो कि हम अपने बेड वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, राइट, वुड मिलती है। और अच्छा कार से क्या यूज़ मिलता है, ऑब्वियसली कार से ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होती है, जो कि अपने ह्यूमन की लाइफ को डे टू डे लाइफ में यूज़ होती है, राइट है। तो दोनों अगर इस डेफिनेशन के हिसाब से देखा जाए तो फिर दोनों रिसोर्स हुए, है ना। तो फिर इसमें पता कैसे लगे इसमें कि नेचुरल रिसोर्स कौन से और मैन मेड रिसोर्स कौन से, सामने सामने पता लग रहा है, क्योंकि ये नेचर इन्वायरमेंट की तरफ से प्रोवाइडेड प्राकृतिक तौर पर पेड़ अपने आप बनता है, लेकिन ये जो कार है वो ह्यूमन खुद बनाते हैं अपनी लाइफ के लिए, अपनी लाइफ को ईजी कंफर्ट बनाने के लिए, राइट। सो इसे हमको यहाँ पर इस डेफिनेशन इतनी दो लाइनों से इतना पता लगेगा कि हम जो नेचुरल और इन्वायरमेंट मेड जो रिसोर्सेज हैं उन पे आराम से फ़र्क कर सकते हैं, क्योंकि जो नेचर की तरफ से होते हैं वो नेचुरल, जो हमको फॉरेस्ट इन्वायरमेंटल तौर पे मिलते हैं वो नेचुरल होते हैं, और जो ह्यूमन के द्वारा बनाए गए होते हैं वो मैन मेड होते हैं, राइट। अच्छा, सो नेचुरल रिसोर्सेज भी दो तरह के होते हैं, ठीक है। Natural resources are of two kinds. Some of resources that are resources of earth are replaced from time to time by natural multiplication, such as vegetation. In other words, these resources are regenerated and are therefore called renewable resources. Forest, pasture, wildlife, aquatic life, and example of renewable resources. Water is also renewable resources because it is get recycled. There are some other resources such as minerals and fossil fuels, which once used and lots of used and lost forever. They cannot be regenerated. Mineral deposits were formed slowly in millions of years. Once a deposit is used, it cannot be regenerated. For example, fossil fuels get burnt and cannot be recovered. अच्छा, ये जो इतना बड़ा अच्छा पैराग्राफ है ना, इतना बड़ी अच्छी लाइन बताई है, ये सब कुछ मैंने आपको ऊपर समझा दिया, राइट, इंट्रोडक्शन में। इसलिए मैं आपको बोल रहा था इंट्रोडक्शन ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये हमको बताता है आगे वाले काम। इसमें इन्होंने इतना बताया है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो भी दो टाइप्स के हैं, ओके। नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं, नेचुरल रिसोर्सेज वो भी दो टाइप्स के हैं, ओके। फर्स्ट कौन है, फर्स्ट है रिन्यूएबल, और सेकंड क्या है, नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल वो है जो एक बार यूज़ करो आप वापस रिन्यू हो सकते हैं, राइट, जैसे सन एनर्जी, लाइट, विंड, वाटर, है ना। अगर ऐसा नहीं है कि आपने एक बार पानी पी लिया, अगर आपने अपने घर में मान लिया कपड़े धो दिए या फिर आप पानी से नहा रही, तो वो पानी वहीं खत्म नहीं, वो पानी जब इवेपोरेट होगा ऊपर से ऊपर जाएगा, आसमान में जाएगा, क्लाउड्स बनाएगा, कंडेंसेशन होगी, प्रेसिपिटेशन होगी, प्रेसिपिटेशन से बारिश से नीचे पानी आ जाएगा, ओके। सो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा हुआ यार आज किस तरह से होता है सब कुछ प्रोसेस। नॉन रिन्यूएबल में मैंने आपको जैसे बताया कि कोल एक बार यूज़ हो गया वापस खत्म हो गया, पेट्रोलियम आगे एक बार यूज़ हो गया खत्म हो गया, उसके बाद मिलियन लाखों का साल लग जाते हैं इसको वापस बनने में। सो मतलब ये नॉन रिन्यूएबल होता है, ओके। इतना हमने पढ़ा। सो आई होप आपने रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में फ़र्क समझ गए होंगे। रिन्यूएबल मतलब एक बार ऐसा सोर्स, एक बार ऐसा रिसोर्स जो यूज़ हो गया वो हम उसको वापस यूज़ कर सकते हैं, वो खत्म नहीं होगा। लेकिन नॉन रिन्यूएबल मतलब एक बार यूज़ हो गया उसको हम वापस यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि पेट्रोलियम। Similarly, the formation of soil is very slow process, and formation of layer of topsoil can take thousands of years. Hence, it is also non-renewable resource. Let us examine water and okay. So ये जो soil है, जो हम मिट्टी देखते हैं, ऐसा नहीं है कि वो एक जहाँ से अर्थ है वहाँ से बनी, नहीं। आपको पता होना चाहिए, अगर हम बात करें ज्योग्राफी, तो जब हम वेदरिंग पढ़ते हैं, वेदरिंग, ठीक है, किस तरह से जो एक पहाड़, एक पत्थर है, एक कोई भी मटेरियल है, वो टूट टूट के छोटा ये हर एक मूवमेंट के लिए उसके लिए सालों सालों लग जाते हैं, राइट। सो किस तरह से वो टूटता है, बारिश पड़ती है, फिर हवा लग रही है, फिर यहाँ से धूप चढ़ रही है, फिर बारिश लग रही है, हवा चढ़ रही है, धूप लग रही है, ऐसे प्रोसेस करके कितने लाखों सालों का होता है, फिर जाके एक थोड़ा सा मिट्टी का, फिर मिट्टी के कण बनते हैं, राइट। सो इतनी ज़्यादा मिट्टी जो हमारी अर्थ है जो पूरी तरह से बनी है, सोचो कितना टाइम लगा होगा इसको बनने में, ओके। सो जो प्रोसेस है वो मिट्टी जो जिससे सॉइल बनती है, जो मतलब जिस प्रोसेस से मिट्टी बनती है उस प्रोसेस में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसलिए जो मिट्टी है, सॉइल है, उसको भी आप नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स बोलोगे, ओके। ओके, सब हम पढ़ते हैं रिन्यूएबल वाटर रिसोर्स कौन कौन से हैं। Water is one of the most essential component of life, obviously. Our water resources are limited through apparently water is available in the abundant quantity. There is scarcity of usable quantity of water in large part of all. अच्छा, अब यहाँ पर देखो कितनी अच्छी और कन्फ्यूजेबल लाइन बोली है राइटर ने। इन्होंने बोला कि जो वाटर है obviously सबसे पास एसेंशियल हमारे लाइफ के लिए, ऑब्वियसली वाटर इंपॉर्टेंट है, लेकिन वाटर है बड़ा ज़्यादा कम क्वांटिटी में पाया जाए, वाटर बड़ा कम है। अब आप बोलोगे कि भाई साहब ऐसा क्यों बोल रहे हो आप, क्योंकि जब हम बात करें तो अभी आप बोलते हैं कि जो अर्थ है वो कहीं ना कहीं अप्रॉक्सीमेटली 70.25% जो है, इसलिए इसको अप्रॉक्सीमेटली 71% बोलते हैं, राइट। 71% जो अर्थ है वो पानी से बनी है। अच्छा, फिर आप बोल रहे हो अभी कि ये अर्थ में पानी कम है, आप पागल हो? नहीं, नहीं हम पागल है, ओके हैं। सो यहाँ पर एक लॉजिक लग रहा है। टाइप है वो, उसके कितने परसेंट पानी है उसमें है, रुको
ओके, सो फ्रेश वाटर वो कितना है, वो है लेस देन 0.1%, राइट। और जो सलाइन वाटर है जिसको हमने देखा वो कितना है, वो मोर देन 3.5% है। ओके, सो हमारा क्या फ़र्ज़ है, हमारा फ़र्ज़ है इसको कंजर्व करना, राइट। ओके, सो इतने पैराग्राफ में ये था। ओके ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं। ह्यूमन सर्वाइवल सिंस एजेस हैज़ डिपेंडेड ऑन रिलेशनशिप्स, सोसाइटीज़ एंड with land and water resources. This relationship has been developed ever since riverbank and river valleys influenced the early human settlements. Many early civilizations have flourished on the riverbanks and reached into the river flood, some probably due to the faulty watershed river basin management. However, eventually human beings had come to understand the cyclic relationship of water and land. This understanding led the creation of tanks using high developing engineering technique. ओके, सो जो ह्यूमन लाइफ है, जो ह्यूमन का जो सर्वाइवल है ना, वो किस पे डिपेंड है, वो लैंड और वाटर पे। ऑब्वियसली क्यों क्यों इन दोनों पे डिपेंड है, क्योंकि ये जो लैंड और वाटर है वो हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं। इसलिए हमको स्टार्टिंग से ही जब इनकी एवोल्यूशन हुई थी, जब रिवर्स और जब लैंड की एवोल्यूशन हुई थी, जब से ह्यूमन जो है अर्थ पे आया और अपने सर्वाइवल के लिए उसने अपनी जद्दोजहद शुरू की थी, तभी से जो ह्यूमन है वो इन दोनों रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट रहा है। ठीक है, ठीक है। सो जो फ्रेश वाटर है वो ह्यूमन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, एक उसकी ह्यूमन की सब्सिस्टेंस के लिए, ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए जो वाटर है, फ्रेश वाटर, वो देखो वाटर के भी तो बड़े टाइप हैं। जो वाटर होता है वो पीने लायक नहीं होता नॉर्मल, लेकिन जो फ्रेश वाटर होता है वो पीने लायक होता है। ओके, सो आप जो अपने घरों पे पानी पीते हो, जो आप यूज़ करते हो, वो फ्रेश वाटर होता है। ओके, सो जो वाटर होता है वो सलाइन होता है। सो यहाँ पे बता रहा है जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सोर्स है हमारे लिविंग के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए। ओके, और इसको जो अर्थ में जो हम हिंदी में बोलते हैं पंचतंत्र बोलते हैं, राइट, कि हमारा शरीर 5 तो उससे बना है, वैसे वे बोलते थे। सो अर्थ उन 5 तंत्रों में से 5 एलिमेंट, 5 द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एलिमेंट उसमें से एक है। ओके, सो वो देखते हैं कि 5 एलिमेंट कौन कौन से, अर्थ, ठीक है, फायर अग्नि, एयर हवा, ओके, स्पेस मतलब एटमॉस्फेयर आसमान, और वाटर। ये 5 चीज़ों से बना हुआ है ये पूरी धरती। ये हमारा शरीर भी कहा जाता है कि ये 5 तत्वों से बना हुआ है। ठीक है, सो इन सब की कहीं ना कहीं पूजा की जाती थी अगर हम बात करें अर्ली वैदिक सोसाइटी में। ओके ओके, सो हम जो हमारे लिए पानी बचता है 0.1% पानी, राइट, फ्रेश वाटर जिसको हम यूज़ करते हैं, उसमें भी जो हम 73% अपना पानी है वो एग्रीकल्चर में लगाते हैं, राइट। उसके बाद 20% अपना जो पानी है वो इंडस्ट्री में लगाते हैं, और जो कि बाकी जो बचा होता है उसको हम अपने डोमेस्टिक यूज़ के लिए, जो रोज़ की ज़िंदगी के काम है, आहार का, जैसे खाना बनाना हो गया, कपड़े धोना हो गया, ओके, और भी अपने काम है जो है उनमें यूज़ करते हैं, डोमेस्टिक यूज़ में। ठीक है, ग्लोबल लेवल पे अगर वाटर रिसोर्सेज की हमें बात की अगर देखा जाए, सो टोटल फ्रेश वाटर मैंने आपको बताया कि फ्रेश वाटर कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। फ्रेश वाटर पाया जाता है रिवर्स में, कहाँ आपके टाइम पे कहाँ बचा है, सिर्फ रिवर्स में बचा है, ग्लेशियर्स में बचा है, लेक में बचा है, पॉन्ड में बचा है, सिर्फ। ओके, सो बहुत कम मात्रा में पाया जाएगा। ग्लोबली सारा को एक के साथ देखा जाए तो जो अभी तक का वाटर कितना बचा, फ्रेश वाटर कितना बचा, वो बचा है 3%। ठीक है, लेस देन 3%। इंपॉर्टेंट MCQ है, आप आई होप आप नोट करेंगे। ओके, सो 3% पानी बचा हुआ है ग्लोबल लेवल पे। सो अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि ग्लोबल लेवल पे वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है। हमने पढ़ा कि बहुत ज़्यादा पानी कम है। ओके, सो चलते हैं देखते हैं कैसी डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, सो ये उन्होंने फ्रेश वाटर की टाइप्स बताई हैं। ओके, कौन कौन से टाइप्स में हमको प्रोवाइड है। ओके, ये परसेंटेज बताई है और ये अवेलेबल बताया कि कितना अवेलेबल। ओके, सो फ्रोजन मतलब जमा हुआ जो हमको ग्लेशियर में देखने को मिलता है। ठीक है, उसमें फ्रेश वाटर कितना है, उसमें फ्रेश वाटर हमको 80 मिलता है। ओके, और अवेलेबिलिटी यहाँ पर नहीं बताई गई है। ओके, उसके बाद लिक्विड में मतलब ओबियसली लिक्विड के मतलब जिसको मतलब पानी की फॉर्म में, राइट। सो लिक्विड में हमको किस किस टाइप्स में मिलते हैं। देखो ग्लोबल लेवल पे अगर देखा जाए तो जो वाटर है उसको 2 टाइप्स में बांटा गया। ठीक है, फर्स्ट है फ्रोजन में, सेकंड कौन सा, लिक्विड। ऑब्वियसली पानी है जो है वो इन्हीं दो फॉर्म्स में होगा, राइट। अगर ऐसे बात करें तो पानी की और भी शेप्स होती है, गैसियस फॉर्म भी होती है, लेकिन उसमें इवेपोरेशन, अब जो हवा में जो पानी होता है, वाटर वेपर्स में पानी होता है, उसको आप डायरेक्टली पी तो नहीं सकते हो, राइट। आसमान में जो हवा में जो वाटर वेपर उड़ रहे हैं आप उनको सीधा डायरेक्टली मूवमेंट डालते हो, राइट। लेकिन जो 2 टाइप्स हैं, जो फ्रोजन है, फ्रोजन अब आप बोलोगे फ्रोजन को क्या आप डायरेक्टली बर्फ कहोगे, नहीं, लेकिन आप फ्रोजन को पिघला सकते हो, राइट, उससे भी पानी बन जाता है। या फिर जो डायरेक्टली लिक्विड होते हैं बारिश की वजह से, जो नदियों में या फिर जो पॉन्ड्स में पानी है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर बताया ग्लोबल लेवल पे जो वाटर की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 2 लेवल पे की गई है, फ्रोजन पे और लिक्विड में। फ्रोजन में जो है 80% जो पानी है वो फ्रोजन है। वो देखो क्यों, क्योंकि बड़े बड़े ग्लेशियर्स है, बड़े बड़े जो माउंटेन्स है वहाँ पर, जहाँ पर जो बारिश होती है, स्नोफॉल होती है, वो मैक्सिमम जो फ्रेश वाटर है जो हमारे पीने लायक का पानी होता है, जब वो स्नो के फॉर्म में वहाँ पर पड़ता है तो सालों साल तक वहीं पर मतलब जमा रहता है। ओके, और रिमेनिंग 20%, क्योंकि मतलब 100% पानी है, 100% में पानी है, उसमें 80% फ्रोजन है और 20% ऑब्वियसली लिक्विड है। ओके, सो लिक्विड में देखते हैं। लिक्विड में हमको 0.2% जो है लेक्स में मिलता है, और हमको अवेलेबल कितना मिलता है, 1%, राइट। उसका इसका 20% का 0.2% और 0.2% का 1% हमको अवेलेबल मिलता है, राइट।
अच्छा, उसके बाद सॉइल में, अगर सॉइल की बात करो तो अब आप बोलोगे सॉइल में कहाँ से पानी आया? जब हम कुआँ निकालते हैं या फिर कुआँ निकालते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि मिट्टी के अंदर भी पानी होता है, या फिर जब कहीं से नदी गिरती है, नदी चल रही होती है और उसके हम देखते हैं उसके आसपास जो वाटर टेबल है, राइट, उसी से हम जब हम देखें किसी जगह की जहाँ पर बड़ी अच्छी फसल हो रही है या बड़ी अच्छी खेती हुई है, पंजाब की बात करो तो क्यों, क्योंकि वहाँ पर फर्टिलिटी अच्छी है उसकी, उनकी जो मिट्टी है उसमें भी पानी है नीचे उसकी, ओके। सो मिट्टी में कितना परसेंट पानी पाया जा रहा है? मिट्टी में 0.04, ओके, और अवेलेबल कितना हो जा रहा है हमको? 0.2%। ये इंपॉर्टेंट, आई होप कि आप इस टेबल को याद करेंगे, राइट। उसके बाद रिवर्स, रिवर्स में फ्रेश वाटर कितना? अब रिवर्स में तो इतना ज़्यादा पानी होता है, लेकिन जिसमें फ्रेश वाटर की बात हो रही है, ये रिवर में, रिवर्स कौन कौन सी रिवर है जहाँ जहाँ पर फ्रेश वाटर पाया जाता है, जिनका हम फ्रेश वाटर यूज़ करते हैं, ठीक है। सो रिवर्स में कौन कौन कितना अवेलेबल फ्रेश वाटर कितना है? 0.02, और अवेलेबल कितना है? 0.1। एटमॉस्फेयर में कितना है? 0.02, इसमें भी उतना ही, और अवेलेबल भी इसमें भी उतना ही है। बायोलॉजिकल मेटाबॉलिक इसमें 0.001 है, इसमें 0.005 है, ओके। इसमें ग्राउंड वाटर की बात करें, ग्राउंड वाटर में सबसे ज़्यादा हमको पानी देखने को मिलता है 19.7, और अवेलेबल भी हमको 98.4, इसका पूरा इन सबका सबसे ज़्यादा हमको, सबसे ज़्यादा इन सब में लिक्विड में हमको कहाँ पर पानी देखने को मिल रहा है? ग्राउंड वाटर में पानी देखने को मिल रहा है, ओके। ओके, सो यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट पैराग्राफ हमको देखने को मिल रहा है। द टोटल अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर इज मोर देन इनफ टू मीट द प्रेजेंट फ्यूचर नीड्स एंड ऑफ ह्यूमन मैनकाइंड, बट ड्यू टू द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइड सीजनल एज वेल एज ईयरली फ्लक्चुएशन वाटर शॉर्टेज इज क्रॉनिक प्रॉब्लम इन मैनी पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड, ठीक है। सो यहाँ पर बता रहा है कि जो वाटर है वो उसकी स्केर्सिटी है। स्केर्सिटी की मतलब, स्केर्सिटी का मतलब क्या होता है? स्केर्सिटी का मतलब ज़रूरत, मतलब कमी, कमी पड़ गई है किसी चीज़ की, ओके। हम अगर बात करें, अगर ये रिसेंटली है कि अगर स्केर्सिटी की अगर आपको मैं एग्जांपल दूं, तो जब हम कोरोना आया था, राइट, सो एक टाइम पे आ गया था कोरोना, वैक्सीन खत्म हो गई थी, ठीक है। सो ओके, सो यहाँ पर बात करें, वहाँ पर तो उसकी क्या आया था? उसकी स्केर्सिटी हो गई थी क्योंकि कमी आ गई, लेकिन नीड बड़ी है, लोग इतने ज़्यादा हैं, उनको उसकी नीड है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कम हो गए थे, ठीक है। सो मतलब किसी चीज़ की कमी आ जाना जो हमारी ज़रूरत है, लेकिन उस चीज़ को, उस चीज़ की कमी आ जाना, उसको स्केर्सिटी बोलते हैं। सो यहाँ पर बात हो रही है कि वाटर है, जो वाटर ओबियसली हमारे लिए कितना ज़्यादा यूजेबल है, हम हर चीज़ में जो वाटर, इवन कि हमारी जो बॉडी का 71% वो भी वाटर से बनी है। सो इससे पता लग जाता है कि वाटर कितना नेसेसरी है। इसीलिए जो बोल रहे हैं, जो हमारी जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन की, जो इतनी बढ़ती जा रही है, तो जो पानी पे डिपेंड है, सो लेकिन जो वाटर उनके फुल नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाएगा, अभी तो कर रहा है, लेकिन आगे आने वाले फ्यूचर में नहीं कर पाएगा, क्योंकि और ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाएगी और वाटर के और स्कैर्स कम पड़ जाएगा, और ठीक है। Thus, we can see that the water which is required for various purposes like irrigation, navigation, generation of hydroelectricity, and domestic and industrial needs is rather scarce. It is therefore necessary that water resource should be utilized judiciously. Okay, so यहाँ पर बताया गया कि जो वाटर है वो किस किस पर्पज़ के लिए यूज़ करता है। जैसे हम बात करें खेत बाड़ी के लिए, ठीक है, और नेविगेशन के लिए। हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी को है जनरेट करने के लिए पानी यूज़ किया जाता है, ठीक है। और डोमेस्टिक काम सब इसलिए घर के, तो ऐसा कोई काम नहीं जहाँ पर वाटर ना यूज़ हुआ हो। मैक्सिमम घर के 90 घर में, अगर घर के 90% कामों में जो है वो वाटर यूज़ होता है, ओके। उसके बाद इंडस्ट्री में अगर पहले वर्कर कितने ज़्यादा होते हैं, ठीक है, उनकी नीड्स। उसके बाद जो जो इंडस्ट्रीज़ वाटर के रिलेटेड काम करती हैं, या फिर बाद में इंडस्ट्रीज़ अपना जो सारा वेस्ट मटेरियल वो भी वाटर में ही डाल देती हैं, ओके। सो ये भी वाटर के ये भी रीज़न है कि वाटर की स्कैर्सिटी हो रही है, और हमको जो वाटर है वो बहुत ध्यान से, बहुत ही तरीके से उसको यूज़ करना है, और उसको उसकी अच्छे से, ताकि वो आने वाले फ्यूचर में भी हमारे लिए लाभदायक बनता रहे, और हमारे ऐसा आने वाले फ्यूचर में भी इसी तरह से आपने जिस क्वांटिटी में आज है उसमें उसी में रहे, ठीक है। ओके, सो एक और नेक्स्ट बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया, लेकिन मैं बता दूँ आपको, वैसे हम पहले भी वाटर साइकिल पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं वापस पढ़ लेते हैं। द मूवमेंट ऑफ वाटर ऑन अर्थ इज कंटिन्यूस एंड फॉर्म्स एंड मैनी कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेटेड लूप साइकिलिंग ऑफ वाटर इन्वॉल्व्स एटमॉस्फेयर, sea, earth, and the entire living biota. The circulation of water is highly dynamic and global in extent. However, for the sake of convenience, it is divided into different categories. So यहाँ पर बायोटा एक नया शब्द है। बायोटा का मैंने मतलब पहले तो दिया। बायोटा का मतलब एक पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, या फिर एक पर्टिकुलर स्पीशीज, जहाँ पर एक पर्टिकुलर एरिया में जब रह रही है, ठीक है। तो उसके आसपास के जो इन्वायरमेंट है उसको बायोटा बोलते हैं, ओके। जिसमें यहाँ पर बता रहा है कि वाटर साइकिल जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे पूरे के पूरे इकोसिस्टम में, इन्वायरमेंट में। और वाटर है ओबियसली हर एक जगह पे पाए, हर एक वाटर साइकिल में हमें क्या क्या आता है? वाटर साइकिल में एटमॉस्फेयर आता है, ओके, नदी आती है, अर्थ आता है, इंटायर लिविंग बायोटा, ठीक है। जो हमारा सारा इन्वायरमेंट है वो भी वाटर साइकिल के अंडर आता है, क्योंकि वाटर साइकिल ओबियसली इतना ज़्यादा नीडी है, ओके। सो ये डायग्राम आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पेपर में भी आती है। सो आपको इतना, अगर आपको ऐसा भी नहीं बनाना है जैसे इतना इतना बनाया हुआ है, ऐसा अगर आप नहीं भी बना सकते हो, सो आपने क्या करना है? नॉर्मली आपने कुछ नहीं करना है, यहाँ से ऐसे करके 2-3 बादल बना देने हैं, राइट, ओके। सो यहाँ पर पेड़ 2-3, ठीक है, यहाँ से नीचे से समुंदर, ठीक है। और आप देखो वाटर साइकिल कैसे चल रहा है, ओके। वाटर साइकिल कैसे चल रहा है? सॉरी, यहाँ से सन,
सन भी होना चाहिए ऑब्वियसली। सन होगा तो तभी तो लाइट आएगी सूरज की और तभी सही वाइब्रेशन होगी। ठीक है, सन की लाइट्स पड़ रही हैं। ओके, सन की लाइट्स यहाँ पर पड़ रही हैं और यहाँ से जो पानी में इवापोरेशन हो रही है। ओके, इवापोरेशन से क्या हो रहा है, इवापोरेशन से पानी उठ रहा है ऊपर। ओके, और वाटर वेपर बन के आसमान में जा रहा है और यहाँ पर कंडेंस हो रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है, क्लाउड्स बन रहे हैं। ठीक है, क्लाउड्स बन रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमने देखा कि क्लाउड्स के बाद प्रेसिपिटेशन हो रही है, बारिश आना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर हरियाली, यहाँ पर इन्वायरमेंट जो पेड़ है वो पानी पे डिपेंड है। ओके, हाँ, तो फिर बस अब ये पानी यहाँ से नीचे आ रहा है बारिश में, तो ये नदियाँ हैं, नदियाँ, तो नदियों से ये हाँ वापस समुद्र में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से समुद्र में आ जाएगा नदियों से। ठीक है, अब समुद्र में क्या हो रहा है, फिर पानी यहाँ से इकट्ठा हो गया और फिर वहाँ से सूरज पड़ रहा है, सूरज की लाइट फिर से पड़ रही है। ठीक है, फिर से ये पानी यहाँ से इवेपोरेट हो रहा है, फिर से ऊपर से बादल, इधर से ऊपर बादल बन रहे हैं, फिर से बारिश हो रही है नीचे, फिर से नदी में जा रहा है, फिर से समुद्र में आएगा, फिर से इधर से इवेपोरेशन होगी, फिर बादल बनेंगे। सो ये साइकिल कंटिन्यूसली चलता रहेगा। ओके, ये साइकिल जो है ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा, इसलिए इसको हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बोलते हैं। ओके, तो ये होता है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। आप इसको सिंपल वेस्ट में भी बना सकते हो, इस तरह से भी बना सकते हो। ओके, ओके, सो अभी हमने जो पढ़ा ऊपर फर्स्ट पार्ट में उसी का ही एक्चुअली हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को जब अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले प्रेसिपिटेशन आती है। अभी हमने पढ़ा प्रेसिपिटेशन क्या होता है, जब बादल हैं यहाँ पर। ठीक है, बादल, ठीक है, जो हमने देखा कि जब सूरज की किरणों से जो पानी है यहाँ से समुद्र से इवेपोरेट होकर ऊपर गया, कंडेंस होकर बादल बना, और जब बारिश हो रही है उस बारिश को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। ठीक है, बारिश को क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन। Precipitation includes all forms in which atmospheric moisture descends to earth, rain, snow, hail, sleet and dew। देखो ये है precipitations होती है। ओके, the moisture that enters the atmosphere by the vaporization of water contains either into liquid, rain or solids, snow, hail and sleet before it can fall। Water returns to the land and sea from the atmosphere by means of condensation, deposition, and precipitation. Condensation is defined as process by which water changes the vapor phase to liquid state in the form of dew droplets. Deposition is the process by which water changes directly from vapor into solid ice phase in the atmosphere. Tiny droplets of water and icy crystal progresses through condensation and deposition from the clouds. The major amount of water in earth is received in this rainfall। अच्छा, तो यहाँ पर इसका जो टाइप्स है ना, जो जब बारिश होती है मतलब उसका हिसाब से बताया गया कि क्या क्या प्रोसेस है। अच्छा, सबसे फर्स्ट है प्रेसिपिटेशन। ओके, सबसे हम समझने की कोशिश करेंगे। ओके, फर्स्ट टर्म इन्होंने कौन सी दी है, प्रेसिपिटेशन दी है। ओके, उसके बाद दी है डिपोजिशन, है ना, उसके बाद क्या दिया, उसके बाद दिया कंडेंसेशन। ठीक है, सो प्रेसिपिटेशन, डिपोजिशन और कंडेंसेशन। प्रेसिपिटेशन का हमने पहले बताया कि जब बारिश होती है, बादल से आ रही है, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। डिपोजिशन क्या होती है, डिपोजिशन का मतलब होता है, डिपोजिशन का मतलब होता है कि जब बारिश पड़ रही है यहाँ से बादलों से, तो कुछ अगर बात करें हिमालयन एरिया वैसे जगह पर होती है, जब वहाँ पर बारिश पड़ रही है तो वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। ओके, सो जब बारिश की बूंद वहाँ से नीचे की तरफ गिरती है क्लाउड से, सो वो बूंद जब यहाँ के एटमॉस्फेयर के साथ इंटरेक्ट करती है, सो वो लिक्विड फॉर्म से सीधा सॉलिड फॉर्म में बन जाती है। ठीक है, लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में बन जाती है और मतलब इन द फॉर्म ऑफ स्नो, in the form of snow, in the form of sleet, in the form of okay आईसी क्रिस्टल। ओके, उसके बाद कंडेंसेशन क्या होता है, कंडेंसेशन जो होता है जब यहाँ से नीचे से पानी जो बर्फ है ऊपर जाके कंडेंस हो जाएगी जगह पे, जब बादल बना देता है। ओके, सो ये था यहाँ पर बताया हुआ तीन टर्म्स, आपको पता होना चाहिए हो कि ये तीनों टर्म मतलब कि प्रेसिपिटेशन क्या होता है, डिपोजिशन क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है। ओके, जो वाटर साइकिल है नेचर में वो किसकी वजह से चल रहा है, वो मैक्सिमम किस पर डिपेंड है, सन पे, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि सन होगा तो इवेपोरेशन होगी, इवेपोरेशन होगा तो बादल ऊपर जाके कंडेंस होंगे। ओके, हमने पहले पढ़ा सन इज वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट एंड ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी इन फॉर अर्थ। ठीक है, और जो सोलर की एनर्जी है वो पानी को धरती और समुद्र से अलग करता है। कैसे करता है, इवेपोरेशन के प्रोसेस से करता है। लाइट पड़ेगी, सन की लाइट पड़ेगी, यहाँ पर धरती है, यहाँ पर समुद्र है। ओके, यहाँ पर धरती पे पेड़ है। ठीक है, पेड़ के पत्ते पे पानी पड़ा हुआ है क्योंकि ऊपर से बारिश आई है। ठीक है, सो जब धरती पानी की जो सूरज की लाइट है इस पत्ते पे पड़ेगी, धरती पे पड़ेगी, और सूरज की लाइट यहाँ से जब पानी में पड़ेगी, सो यहाँ से इस पर हीट पड़ेगी, और हीट से क्या होगा, हीट से वाटर जो है यहाँ से वाटर वेपर बन जाएगा। वाटर वेपर मतलब इवेपोरेट हो जाएगा, इधर से इवेपोरेशन होना स्टार्ट कर देगी, पानी जो है हवा में चला जाएगा, वाटर वेपर बन जाएगा, ऊपर जाके कंडेंसेशन हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर ये वाला प्रोसेस बताया कि जो सोलर एनर्जी है वो वाटर अब अलग कर देती है नदी से और धरती से, तो वाटर वेपर जो है ऊपर जाके कंडेंस में बादल बन जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ से सूरज की, जैसे अब यहाँ से सूरज की लाइट आई है, राइट, सो यहाँ से यहाँ पर इलेक्ट्रिक समुद्र हो, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से जो वाटर ऊपर गया, वाटर वेपर, ठीक है, सो ये 1 मिनट में इन्होंने बादल बना दिए। ऐसा नहीं है कि ऊपर गया तो सीधा बादल बन गया और अभी बारिश होगी, नहीं, ये ऊपर ये हैं बादल बने हैं, फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और भी बादल बनते हैं फिर। ठीक है,
और जब एक दूसरे के साथ बादल टकराते हैं तब जाके बादल के बारिश होती है। ओके, उस बादल में भी बड़ा ज़्यादा कैपेसिटी होनी चाहिए, ठीक है, उसमें बादल के अंदर पानी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसे ही नॉर्मल अभी इवेपोरेशन से उसके लिए पूरे एक प्रोसेस होता है। ओके। ओके, सो रन ऑफ मैंने आपको बता दिया, ठीक है। जो रन ऑफ होता है मतलब जब एक बहता हुआ पानी। ओके, लेकिन हमने देखा कि जब रन ऑफ है वो अब वो कभी कभी पे एक्सट्रीम लेवल पे चला जाता है। अब सीजन टाइम जब हम बात करें मौसम की, तो जब जब नदियों में जब पानी बहुत ही ज़्यादा चला जाता है, तो जब एक इसकी यहाँ ब्रांच इधर से साइड हो गई, यहाँ से आगे, ये जब पीछे से इतनी बाढ़ आ जाती है, क्योंकि हमने देखा जो रन ऑफ है अगर वो किसी और साइड पे चला गया, यहाँ पर एक लेक या पाउंड बना दिया, राइट। सो जब बाढ़ आई पीछे से और ज़्यादा पानी आ गया, इसको इस एरिया को और ज़्यादा डैमेज कर दिया। सो यहाँ से जो इसके आसपास के जो छोटे मोटे पत्थर हैं, चट्टाने हैं, वो टूट जाएंगी, और इसके आसपास जो घास जो मिट्टी है वो अपने साथ नीचे ले आएगा, जिसके साथ जिससे सॉइल इरोजन होगी। ओके, सो रन ऑफ भी कहीं ना कहीं बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बट थोड़ा डेंजरस भी है, क्योंकि मतलब फ्लड्स वगैरह आने के चांसेस होते हैं रन ऑफ में। ओके, थर्ड कौन सा प्रोसेस है? थर्ड है सब्लिमेशन। देखते हैं, सब्लिमेशन इज द प्रोसेस बाय विच सॉलिड वाटर चेंजेस डायरेक्टली टू वाटर वेपर फेज विदाउट प्रोसेसिंग थ्रू द इंटरवीविंग लिक्विड फेज। दिस ग्रेजुअल disappearance of flake of ice during the periods when the temperature remains well below freezing is an example of sublimation। अच्छा, सब्लिमेशन क्या होता है? आपने कहीं बार देखा होगा जब हम पहाड़ों की बात करते हैं, हम पहाड़ों की बात करते हैं, ठीक है। आई होप कि आपने कभी पहाड़ या बर्फ़ वगैरह देखी होगी, राइट। अगर नहीं भी देखी होगी तो अगर आप अपने फ्रीजर में लगाओगे एक थाली है के बड़े वगैरह, तो आप कभी उसको धूप में रखना, आपको तो पता लगेगा। जब सूरज की किरणें पड़ती हैं पहाड़ों पे, हम बात कर रहे हैं बड़े बड़े पहाड़ों पे, मैंने एक्चुअली बर्फ़ देखी है, हमारे इलाके में बर्फ़ पड़ती है, राइट। सो जब सूरज की जो किरणें हैं वो बर्फ़ पे पड़ती हैं डायरेक्टली, राइट। सो ऐसा नहीं है कि जो बर्फ़ पिघल देती है, नहीं, 100% बर्फ़ नहीं पिघलती है। कुछ कुछ जब डायरेक्ट उसकी जो लाइट उस पर पड़ती है, सो बर्फ़ से डायरेक्टली वो पानी हवा बन जाती है, सॉरी, वो बर्फ़ सीधा हवा बन जाती है। ओके, कैसे? अब देखो, सूरज की लाइट यहाँ पर आ रही है, कुछ बर्फ़ पिघल रही है, लेकिन कुछ बर्फ़ डायरेक्टली यहाँ से इवेपोरेट हो रही है, इवेपोरेट हो रही है। सूरज की गर्मी से बर्फ़ सीधा सीधा मतलब जो इवेपोरेशन हो रही है। सो मतलब यहाँ से ये सब्लिमेशन का है, सब्लिमेशन का मतलब ऐसा होता है सॉलिड फॉर्म से सीधा वाटर वेपर के फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में, ठीक है। सॉलिड सॉलिड फॉर्म से सीधा गैसियस फॉर्म में जब वाटर वेपर का कन्वर्ट होता है उसको सब्लिमेशन बोलते हैं। एग्जांपल के तौर पे है, जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं ग्लेशियर पे, तो ग्लेशियर का जो नदी जो पहाड़ है, जो ग्लेशियर में जो बर्फ़ पड़ती है वो सीधा डायरेक्टली इवेपोरेशन हो जाती है, उसकी मतलब सीधा हवा में गैसियस फॉर्म में बन जाती है। ओके, उसके बाद उसका नेक्स्ट कौन सा है? इवेपोरेशन। देखो हम कब का पढ़ रहे हैं, इवेपोरेशन इवेपोरेशन इवेपोरेशन। इवेपोरेशन इज द प्रोसेस बाय विच लिक्विड वाटर चेंजेस into water vapor at ambient temperature. Water evaporates from all aquatic body as well as from wet surface. Evaporation from the ocean surface is by far the largest source of atmospheric water vapor. Okay, so मैंने अभी तक कितनी बार बता दिया कि जब जो सूरज की किरणें हैं वो किसी नदी पे पड़ती है, पौंड लेक में पड़ती है, सो जो पानी है यहाँ पर, जो लेक में जो नदी में पानी है वो इवेपोरेट हो जाता है सूर्य की किरणों से, जो धूप से गर्मी से ये लिक्विड फॉर्म है अभी यहाँ पर पानी। वैसे ही फिर जब इससे कौन से कन्वर्ट हो जाएगा? गैसियस में कन्वर्ट हो जाएगा। जब कि हम बात करें सब्लिमेशन की, तो जब सूरज की किरणें सीधा डायरेक्ट जो पहाड़ों पर जो बर्फ़ है वहाँ पर पड़ती है, सो सॉलिड, अब यहाँ पर जो पहाड़ों में बर्फ़ ऑब्वियसली किस फॉर्म में होती है? सॉलिड फॉर्म में। तो जब सॉलिड फॉर्म में होती है उस पर जब किरण पड़ती है वो वहाँ से डायरेक्ट गैसियस फॉर्म में बन जाता है। ओके, सो सब्लिमेशन और इवेपोरेशन में फ़र्क है, पता है? ओके, सो नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है ट्रांसपायरेशन। इट रेफर्स टू द लॉस ऑफ वाटर इन वाटर वेपर फ्रॉम प्लांट लीव्स ऑन लैंड। ट्रांसपायरेशन इज कंसिडर्ड फॉर एग्जांपल द लॉस ऑफ वाटर थ्रू रेस्पिरेशन अलोन बाई 1 hectare ऑफ कॉर्न अप्रॉक्सीमेटली अमाउंट टू 35,000 लीटर्स ऑफ वाटर ईच डे। ओके, सो हमने हाइड्रोलॉजिकल साइकिल पढ़ा और उसके टाइप्स पढ़ी कि वाटर है किस किस तरह से जो है धरती पे मतलब किस तरह से उसकी शेप है, किस तरह से टाइप है। ओके, सो अब हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ वाटर। वाटर एग्जिस्ट ऑन लैंड इन थ्री फॉर्म्स, ठीक है। वाटर 3 फॉर्म्स में है, कौन कौन से? फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर और मैराइन वाटर, जैसे हमने पहले पढ़ लिया हुआ है। ओके, सो फ्रेश वाटर क्या होता है? वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट। मैंने आपको पहले बताया कि जो वाटर है, मैंने आपको पहले बताया जो वाटर है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ठीक है। इनवेरिएबली कंटेन्स मैनी सॉल्युबल सॉल्ट्स इन फ्रेश वाटर। द टोटल सॉल्ट कंटेंट रिमेन्स अंडर 1%, 1.5%। डिफरेंट salt was released by weathering of rocks, soil erosion and decay of organic matter readily dissolved in water. Dissolved salts have particular significance for floating aquatic vegetation and phytoplankton। तो यहाँ पर बात करिए जो फ्रेश वाटर है वो धरती पे बड़ी ज़्यादा कम क्वांटिटी में पाया गया है। ओके, सो उसमें जो सैलिनिटी है, जब हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं ऊपर से, जब हमने अभी पढ़ा है ना, किस तरह जो इरोजन होती है। ओके, सो जब इरोजन होती है, जब वाटर फ्रेश वाटर में दूसरे कंटेंट मिल जाते हैं, सो उसकी जो सैलिनिटी है वो कितना बढ़ा देती है, उस पर जो साल्ट के कंटेंट है वो कितना आ जाते हैं, वो 1.5% उसके सॉल्ट कंटेंट बढ़ा देते हैं।
ओके ओके, सो हमको 1.5% जो है सॉल्ट के कंटेंट देखने को मिलते हैं फ्रेश वाटर में। क्यों? ड्यू टू सम इरोजन। मैंने आपको बताया कि जब इरोजन होती है, जब दूसरे कंटेंट जो सैलाइन है, जब अब जहाँ पर लेट के लिए फ्रेश वाटर के लिए यहाँ पर जब कहीं फ्लड टाइम आ गया, वो आ गया, तो उसके जो कंटेंट्स है वो इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, सो इसमें भी सैलिनिटी आ जाएगी, तो 1.5% उसको बढ़ा देते हैं, राइट। सेकेंड टाइप कौन सी? सेकेंड टाइप है ब्रैकिश वाटर। The content of dissolved salt in brackish water is higher than the fresh water and ranges between 0.5 and 3.5%। अब जब हम पहले एक बार वापस रिवाइजन करने की जरूरत आ गई है, तो हमने जब ग्लोबल वाटर को 3 हिस्से में बांटा था, फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर एंड सेलाइन वाटर, इसको मैरीन वाटर। ओके, सो हमने कितना पढ़ा था? जो फ्रेश वाटर है वो उसमें 0.1%, लेस देन 0.1% है, वो पाया जाता है इस अर्थ पे। ओके, मैरिन वाटर मोर देन 3.5%। ओके, सो जो ब्रैकिश वाटर वो कितना हमने पढ़ा था? वो पढ़ा था हमने इन दोनों के बीच में। सो वो इन दोनों के रेंज के बीच में पढ़ा है। यही देखो, वही लाइन बता रहा है यहाँ पर। दीज वाटर्स आर इन These waters of intermediate salinity range are distinct from fresh or marine waters in estuary, which represent the tail end of a river. Mixing of fresh water with sea water result in brackish water. Okay, obviously, so ईस्चुरी जो है वो एक ब्रैकिश वाटर को रिप्रेजेंट करती है। मैंने आपको पहले बताया ईस्चुरी क्या होती है। इट लाइक माउथ ऑफ अ रिवर, एंड जहाँ पर एक रिवर और एक नदी, एक सी, ठीक है, जहाँ पर एक रिवर और यहाँ पर एक रिवर खत्म हो रही है, यहाँ पर सी है, ठीक है। सो यहाँ ये सी है, ये रिवर है, और ये यहाँ पर मिल रही है। यहाँ से कोई गांव से, यहाँ पे से बड़े शहर से नदी आ रही है, और यहाँ से यहाँ आगे से सी स्टार्ट हो जाती है, राइट। सो इन दोनों के जो ये वाला एरिया पर्टिकुलर जहाँ पर ये दोनों मिल रहे हैं, इस एरिया को बोलते हैं ईस्चुरी। सो ये ईस्चुरी में यहीं पर ब्रैकिश वाटर पाया जाता है, क्योंकि यहाँ का जो फ्रेश वाटर आ रहा है वो उसकी परसेंटेज कितनी, 0.5%, और यहाँ का जो सी का वो कितना है, वो है 3.5 से ज़्यादा है। और यहाँ पर जो दोनों मिल रहे हैं, हमें क्या पड़ा, जो ब्रैकिश वाटर होता है इन दोनों के रेंज में, इन दोनों के बीच में होता है। सो ऑब्वियसली यहाँ पर पाया जाएगा, क्योंकि यहाँ का 0.1 भी आ रहा है, यहाँ का 3.5 भी आ रहा है। ओके, सो यहाँ पर ब्रैकिश वाटर पाया जाता है। ओके, सो इस जो यहाँ पर जहाँ पर दोनों जगहें मिलती हैं, जहाँ पर रिवर का पानी आके मिलता है किससे, सी के पानी से, उसको क्या बोलते हैं, ईस्चुरी बोलते हैं। नेक्स्ट है मैरीन वाटर। द सी वाटर इज हाईली सेलाइन। ओबियसली द एवरेज सैलिनिटी ऑफ सी वाटर रिमेन्स ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट एट 35 पार्ट ऑफ साल्ट पर 1000 parts of water by weight, and is written as 3.5%. Some salt lakes may have also have salinity level up to the above 35%. The biotic activity in such inhabitat is greatly restricted. सो मैरिन वाटर मतलब वन ऑफ द मोस्ट सैलाइन वाटर पाया जाता है, ठीक है। इसमें सिर्फ इतना है कि मतलब ये सैलाइनिटी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है, कहीं 3.5 से लेकर भी ज़्यादा आगे बढ़ सकती है। ओके, ओवर एक्सप्लोइटेशन ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर। अच्छा, ये भी बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हाँ, कितने ज़्यादा जो रिसोर्सेज हम उनको ओवर एक्सप्लोइट कर रहे हैं, हद से ज़्यादा, मतलब लिमिट जितना चाहिए उससे ज़्यादा एक्सप्लोइट कर रहे हैं, तो उसको पढ़ रहे हैं ओवर एक्सप्लोइटेशन, मतलब जितना है उससे ज़्यादा कर रहे हैं। वाटर विच फॉल्स इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन मूव्स डाउन इनटू सॉइल एंड द रॉक एंड गेट accumulated as groundwater. The layer of rock through which it percolates down is known as aquifer, and water can be utilized by digging into well. Groundwater can be found into two layers of the soil. The zone of aeration, where gaps in the soil are filled both with air and water. Further down there is a zone of saturation, where is the gaps are filled up completely with water. Water table is the boundary between the saturated zone and unsaturated zone in the rock, and it raises the drop down with the increase or decrease in the amount of groundwater. Groundwater provides a constant supply to us for different purposes, and this is not likely to dry up अंडर नेचुरल कंडीशंस। सो यहाँ पर वाटर के सबसे फर्स्ट लेवल पे बात हुई है वाटर की। सो हमने देखा जो वाटर है वो किस तरह से पाया जाता है, प्रेसिपिटेशन के एक प्रोसेस से पाया यहाँ पर धरती में आता है। ओके, अब यहाँ से वाटर है वो लेट करते धरती पे, ठीक है। सो क्लाउड्स बने, यहाँ से क्या हुआ, धरती पे पानी आया, ठीक है, धरती पे पानी आया। ओके, सो ये पानी यहाँ से धरती में गया। अब जो ये पानी धरती में यहाँ से जा रहा है, लेकिन कभी जब ये पत्थरों के बीच जाता है, लाइक जब पथरीले रास्ते आते हैं या फिर वो जाता है, तो वहाँ पर दो प्रोसेस मिलते हैं, मतलब वहाँ पर दो टाइप्स के हमको लेयर्स देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ से पत्थरों के बीच जा रहा है, मिट्टी के बीच आ रहा है। ओके, उस लेयर को जब पत्थरों की जो उस लेयर से जहाँ से वो नीचे गिर रहा है, जो पत्थरों के बीच से पानी चल रहा है, ओके, जब मतलब धरती के नीचे चला गया, धरती के नीचे ऐसा नहीं है सिर्फ मिट्टी, कहीं कहीं पत्थर भी पाए जाते हैं, ठीक है, धरती के नीचे। सो उस लेयर को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एक्वाफायर लेयर बोलते हैं। ओके, सो उसको क्या बोलते हैं, उसके जब वो नीचे चला गया, धरती के अंदर चला गया, वो पानी अब्जॉर्ब हो गया, उसको बोलते हैं ग्राउंड वाटर। अच्छा, ग्राउंड वाटर, ठीक है, क्या हो गया, ग्राउंड वाटर हो गया वो। सो ग्राउंड वाटर है ना, उसको दो फॉर्म्स में पाया जाता है।
जो ग्राउंड वाटर है उस सॉइल की उसको 2 लेयर्स में पढ़ा जाता है, डिवाइड किया गया है। ओके, कौन कौन से जोन है? 2 जोन। सबसे पहले जोन है जोन ऑफ एरेशन और जोन ऑफ सैचुरेशन। ओके, सो जोन ऑफ एरेशन क्या बोलता है? जैसे यहाँ से पानी आ रहा है, ठीक है, ये पानी आ रहा है, अब यहाँ से मिट्टी के कण है, कुछ यहाँ से पत्थर है, मिट्टी है, पत्थर है, ठीक है, मिट्टी है ना। हमने देखा कि जो अगर आप पढ़ते हो मैटर अराउंड अस, तो वहाँ पर हमने देखा कि जहाँ पर भी कोई भी चीज़ वैक्यूम है, कोई भी जगह खाली है, वैक्यूम है, तो वहाँ पर हवा होगी। ओके, सो यहाँ पर जब बात करें अगर धरती के नीचे, तो ये देखो इतने मोटे मोटे पत्थर है, इस पत्थर और इस पत्थर का इतना मोटा पत्थर है, तो इनके बीच गैप पड़ जाता है, ठीक है। उस गैप में जब पानी ड्रॉप आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन ग्राउंड टेबल में जब हम ग्राउंड वाटर की बात करें, तो जब सॉइल में जो गैप्स हैं वो बोथ वाटर प्लस एयर प्लस वाटर है, जब वो दोनों गैप्स भर जाते हैं, सो उसको बोलते हैं जोन ऑफ एरेशन। बट इसी के कंपेरेटिवली जब हम बात करें जोन ऑफ सैचुरेशन की, तो ओके, सो जोन ऑफ सैचुरेशन की बात करें, तो यहाँ पर जो मिट्टी के कण होते हैं वो छोटे 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 होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हमको आसानी होती है कि जो पानी है वो हर जगह पे फैल जाता है, मतलब इसके बीच में, क्योंकि जो यहाँ पर मतलब सैचुरेशन, मतलब इसके जो मिट्टी के कण है ना वो छोटे 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 होंगे, मतलब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होंगे, ठीक है। तो जो पानी है इसके ऊपर से चला जाएगा। लेकिन जैसे कि कंपेरिजन में अगर बड़े बड़े यहाँ पर पत्थर होंगे, छोटे छोटे मिट्टी के कण होंगे, बड़े पत्थर होंगे, तो पानी यहाँ से इन खड्डों से जो इन दोनों पत्थरों के बीच जो एरिया होगा वहाँ से नीचे आ जाएगा, राइट। सो यहाँ पर वहाँ चला जाएगा। लेकिन जब हम बात करें यहाँ जोन ऑफ सैचुरेशन के, तो यहाँ पर जो मिट्टी के कण है, जो यहाँ पर जो पत्थर है, जो छोटे छोटे जो पत्थर हैं वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल अच्छे से चिपके हुए हैं, और कोई यहाँ पर जगह नहीं है, इसलिए पानी के ऊपर से चला जाता है, ठीक है। मतलब पानी कंप्लीटली यहाँ के ऊपर से चला जाता है, जो इसका जो ये सारा इलाका है वो सिर्फ पानी से भरा होता है। ओके, साथ ही साथ हमको यहाँ पर वाटर टेबल की डेफिनेशन में देखने को मिलती है कि वाटर टेबल क्या होता है। मतलब वाटर टेबल हमको बताया कि जोन ऑफ सैचुरेशन और जोन ऑफ एरेशन के बीच में जो डिफरेंस है ना, उस जोन उसको बोलते हैं ग्राउंड वाटर, सॉरी उसको बोलते हैं वाटर टेबल। ओके, सो यहाँ पर ग्राउंड वाटर डिप्लीशन पे एक आर्टिकल लिखा गया, छोटा सा पढ़ लेते हैं। ग्राउंड वाटर इज मेजर सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, इट्स यूसेज हैज बीन एस्टिमेटेड अराउंड 50% में, बट मच इज अवेलेबिलिटी इन डिपेंडेंट ऑन द रेनफॉल एंड रिचार्ज कंडीशन, ठीक है। सो जो ग्राउंड वाटर वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वैसे हम उसको ड्रिंकिंग के लिए भी यूज़ करते हैं वेल खोद के। ओके, 50% यूसेज माने जाते हैं, क्योंकि मतलब 50% जो ह्यूमन है वो ग्राउंड वाटर पर डिपेंड करता है। और मतलब ये ग्राउंड वाटर अगर हम ऐसे ही, जैसे हमने बात की पॉपुलेशन बढ़ती रही, पानी और यूज़ करते रहे, तो अपने और बड़ी ज़्यादा कंडीशन के लिए तो पानी खत्म हो जाएगा। सो पानी को रिचार्ज बोलते हैं, राइट। रिचार्ज वापस, मतलब एक धरती है, राइट, ये धरती के यहाँ पर पानी, यहाँ पर पानी पानी पानी, लेकिन अगर हम जब पानी को निकालते जाते हैं जब खाने खत्म हो जाएगा, तो पानी रिचार्ज कैसे होगा वापस? जब बारिश होगी, ठीक है। सो बारिश होगी यहाँ से जब नदी बह रही है, तो यहाँ से नदी का जो सप्लाई है अंडरग्राउंड पानी यहाँ पर पहुँच जाएगा वापस। ओके, सो उसके लिए वो होने के लिए रिचार्ज होना ज़रूरी है पानी का। ओके, उसके लिए क्या होता है? रेनफॉल ज़रूरी है। सो उसके ग्राउंड वाटर के रिचार्ज के लिए रेनफॉल ज़रूरी है। While the demand is on the rise, it has also led to the water scarcity, and where available, it is affected by the pollution, deprived millions of people and access to the safe drinking water. The kind of series is more a human-made series than a natural one. The extraction levels have gone up, and even the farming and industrial sectors are increasingly using the water from well. The crisis can be attributed to the lack of adequate water conservation method in the efficient use of water, poor ground water recharge, and lack of quality in freshwater sources. The water pollution is marked by excess influenced fluoride, आयरन, साल्ट एंड ऑर्गेनिक मैटर। सो यहाँ पर बताया गया कि जो वाटर है वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो 50% का जो हर दिन की एक्टिविटीज़ है वो वाटर पे ही डिपेंड करती है, ठीक है। हम वाटर को खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं, कपड़े धोने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, और भी ज़्यादा जो डोमेस्टिक काम है, गायों को पानी पिलाने के काम, इरिगेशन का काम करते हैं हम उसके, ठीक है। वेल, कुएँ जब हम खोते हैं वहाँ पर भी पानी पाया जाता है। सो इतना ज़्यादा पानी यूज़ करने से क्या होता है कि पानी की स्कैर्सिटी आ गई हुई है, और आगे जाके फ्यूचर में भी हमको ये और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। उसको पानी को इससे बचने के लिए क्या है, रेनफॉल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि ग्राउंड वाटर को कौन रिचार्ज करता है? रेनफॉल रिचार्ज करता है। ओके, the surface water includes the stream, ponds, lake, human-made reservoirs and canals, and freshwater wetlands. As a part of water cycle, the surface water and bodies are considered renewable resources, though they are dependent on other part of water cycle. So surface resources, water के surface resources कौन कौन से हैं? वाटर मतलब सरफेस, धरती पे कौन कौन से उसमें पाया गया है। अंडरग्राउंड वाटर तो वो है, लेकिन ऑन द सरफेस पे कौन कौन सा? सरफेस पे हमको देखने पॉन्ड्स मिलते हैं ऑब्वियसली, ये उसके बाद लेक्स मिलती है, झील देखने को मिलती है, और ह्यूमन मेड रिजर्व्स भी देखने को मिलते हैं, कैनाल्स देखने को मिलती है। ओके,
एग्रीकल्चर इज़ बाई फार द बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ वाटर। ऑब्वियसली एग्रीकल्चर जो है पानी का सबसे बड़ा कंज्यूमर है। क्यों? क्योंकि लंबे लंबे खेत है, बड़े बड़े खेत है, इतने ज़्यादा क्वांटिटी में लोगों के पास खेत हैं। अब उस खेत में एक फसलें नहीं, बड़ी ज़्यादा फसलें लगाई जाती है। कुछ कुछ ऐसे फसलें हैं जो कि वाटर बहुत ज़्यादा कंज्यूम करती हैं, लाइक राइस हो गया, ओके, शुगर केन हो गया। सो ये वाली जो है वो बड़ी ज़्यादा पानी कंज्यूम करती हैं। ओके, almost 70% of available water is consumed every year in agriculture production worldwide. In Asia, it accounts for 86% of total annual water withdrawal, compared with the 49% in North and Central America, and 38% in Europe. The Green Revolution in India ensured in the era of energy and resource intensive agriculture. Water was a critical input of green revolution throughout irrigation, flood control, and drainage, and it has contributed most of the growth in the wheat and rice production for the past 40 years. ठीक है, हम मानते हैं कि जो वाटर है वो कहीं ना कहीं जो स्कैर्सिटी के कागार पे आ गया हुआ है, बहुत ज़्यादा कमी आ गई हुई है। लेकिन बात करें ओवरऑल की, तो अगर एशिया की बात करें ना, तो अगर ओवरऑल ग्लोबल की बात करें तो ग्लोबल लेवल पे 70% हर साल ना 70% जो फ्रेश वाटर होता है जो हमारा यूजेबल, तो उसको हम एग्रीकल्चर में लगा देते हैं। और अगर बात करें एशिया की, तो एशिया का जो मतलब जितना पानी है उसके हिसाब से देखा जाए तो अगर उसको 86% एशिया का पानी है, 86% जो कि एग्रीकल्चर पे लगता है। इसी की बात करो अगर, तो 38% लगता है यूरोप में। ओके, 49% लगता है अमेरिका में। सो फिर भी एशिया में बड़ा ज़्यादा काफ़ी तौर पर यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि जो एशिया मतलब जब हम बात करें इंडिया की या उसके आसपास, तो ये कृषि प्रधान देश है जहाँ पर किसानों का देश माना जाता है। सो मैक्सिमम प्रोडक्शन होती है, मैक्सिमम लोगों के पास बड़ी बड़ी खेतें होती है, इसलिए पानी की ज़रूरत पड़ती है हमको। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है। अब हमने वाटर के बारे में इतना कुछ पढ़ लिया, तो ऑब्वियसली हमको उसके अब डिग्रेडेशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। डिग्रेडेशन के पढ़ना पड़ेगा, क्या उसके डिग्रेडेशन है, क्या उसके क्यों खत्म हो रहा है, क्या रीज़न देखते हैं। Depletion of water sources and their contamination, making them unfit as source of water for human consumption. It is a major problem today. Most of our water bodies like river, lake, oceans, estuaries, and groundwater bodies are facing several pollution due to intensive agriculture, urbanization, industrialization, and deforestation. Siltation of rivers and lakes due to soil erosion progressively reduce their water holding capacity, resulting in the raving floods after year and year. Today we faced with the paradoxical situation of lack of safe drinking water in above average rainfall area and regions having abundant water bodies. Discharge of sewage and industrial effluents into water bodies not only pollute water but often lead to the increase in the growth of aquatic plants and algal blooms in the water bodies, ultimately causing them to disappear. This may also cause in the decay and destruction of various organisms in water. ठीक है, लाइक एग्जांपल है फिश। ओके, सो जिस तरह से वाटर को कंटेमिनेट किया जा रहा है, जिस तरह से ओवर पॉपुलेशन, ओवर ग्रेजिंग, इंडस्ट्रियल जिस तरह से जो इंडस्ट्रीज़ है वो ओवर बढ़ती जा रही हैं और अपनी अपनी फैक्ट्री लगा रही है। अब इंडस्ट्री से क्या, और इंडस्ट्री से जो वेस्ट है वो इंडस्ट्री का वेस्ट है वो सारा अपना जो है वो नदी में बहा देते हैं, राइट, जिससे प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जिससे वाटर का पोल्यूशन होता है। और एग्रीकल्चर कर रहे हैं, और एग्रीकल्चर मतलब कि वाटर की स्केर्सिटी हो जाती है उसकी वजह से। क्यों? क्योंकि इतनी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है। ओके, और हम बात करते हैं अगर सॉइल इरोजन की, तो जब सॉइल इरोजन होती है या फिर जब फ्लड्स आ जाते हैं, वो जब लेक्स और पॉन्ड्स को तबाह कर देते हैं, तो उससे क्या हो जा रहा है, उससे उनकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो भी खत्म होती जा रही है। ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं आगे जाकर रीज़न बनते हैं और ज़्यादा नेचुरल डिजास्टर्स का, राइट। Discharge of sewage and industrial effluents into the water bodies not only pollute water but often lead to an increase in the growth of aquatic plants and algal blooms in the water bodies, ultimately causing them to disappear. And this may also cause the decay and the destruction of various organisms in the water. Okay, so जब हम वाटर में भी, जब नदियों में भी हम अपने इंडस्ट्री का वेस्ट हम देखते हैं कि आज के टाइम में गंगा या यमुना कितने ज़्यादा पोल्यूटेड हो चुकी हैं। ठीक है, सो जब हम वहाँ पर भी वेस्ट वाटर पोल्यूशन फैलाते हैं, तो उससे ना केवल सिर्फ जो वहाँ का जो वाटर है वो ख़राब हो रहा है, बल्कि उसके अंदर जो वाटर के अंदर जो स्पीशीज़ रह रहे हैं उन पर भी इफेक्ट पड़। ओके, सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? फ्लड्स एंड ड्रॉट्स, बाढ़ और सूखा पड़ना। ठीक है, फ्लड्स आर द मोस्ट कॉमन ऑफ ऑल नेचुरल कैलेमिटीज। फ्लड्स रेगुलरली क्लेम over 20,000 lives and adversely affect 75 million people annually worldwide. Bangladesh alone account about 2/3 of global loss of life due to the floods. India accounts 1/5 of global death count and loss of rupees 600 million every year on an average. More than the loss of life and damage of property, millions of people are displaced every year due to the floods in the South Asian country. Oh my God, देख सकते हैं हम कि कितना मतलब फ्लड ने तबाही मचाई। यहाँ पर बता रहे हैं जो फ्लड है वो ऑब्वियसली वन ऑफ द नेचुरल डिजास्टर की जब हम बात करते हैं तो उसमें हर एक नेचुरल डिजास्टर में एक बड़ा ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, क्योंकि
क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से जो फ्लड है वो मतलब बड़े कॉमन है। ओके, सो हम देखते हैं कि जो फ्लड है बहुत ज़्यादा तबाही मचा गया है। इवन कि आज तक की बात करो अगर 20,000 जिंदगी इतना सो मतलब 20,000 लाइफ्स और 75 मिलियन एनवल इतने ज़्यादा लोग उससे अफेक्ट होते ही हैं। बांग्लादेश की बात करें अगर तो मतलब ओके, अगर बात करें अगर बांग्लादेश की अगर इतनी पॉपुलेशन है राइट इसकी इस ओके ओके, अगर बात करें बांग्लादेश की, अगर इस बांग्लादेश के पॉपुलेशन को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दे 1 2 3, ठीक है। सो इन तीनों हिस्सों में एक पूरा हिस्सा ना हर साल जो है एक पूरा हिस्सा जो है वो बाढ़ की चपेट में आ जाता है, ठीक है। सो मतलब इससे पता था कि इंडिया कितना ज़्यादा एडवर्सली इफेक्ट करता है। और अगर बात करूँ यहाँ पे इंडिया की, तो इंडिया को अगर 5 हिस्सों में कैटेगराइज किया जाए तो एक हिस्सा इंडिया का जो मतलब है वो बाढ़ की चपेट में आ ही जाता है हर साल, ठीक है। सो इतना ज़्यादा बाढ़ है वो इफेक्ट करता है। क्यों इफेक्ट करता है अच्छा मुझे बताओ। सो ये बात करते हैं क्लाइमेटिक कंडीशंस एज वेल एज द लोकेशन कहाँ पर पाया जाता है। अच्छा, हम बात करेंगे यहाँ एशिया की, यहाँ से इंडिया का तो ये साउथ कुछ ऐसा है राइट, यहाँ से अफ्रीका का पार्ट आता है और यहाँ से ऐसा एशिया सॉरी ऑस्ट्रेलिया आता है और यहाँ से कंट्रीज आती ये वाली छोटी छोटी कंट्रीज है, यहाँ पर आइलैंड्स है ना। और ये सारा क्या है, ये बाकी जो सारा है ये सारा समुद्र है राइट, है ना। ये सारा समुंदर है। ओके, सो ये जो समुद्र के पास वाली ये देश हैं, ये इंडिया के जो ये स्टेट्स हैं, ये बड़ी ज़्यादा अफेक्ट होती हैं फ्लड्स की वजह से। ऑब्वियसली हमको पता है जो फ्लड है वो सब बहुत ही ज़्यादा तबाही नायक होता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी लाखों के वैसे करोड़ों में प्रॉपर्टी डैमेज कर देता है एक बार आके। मतलब कोई हर जगह पानी पानी त्राही त्राही मचा देता है, ठीक है। तो साउथ की बात करें, साउथ की कंट्रीज हैं ये तो यहाँ पर ये कंट्रीज है वियतनाम, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस और यहाँ ऑस्ट्रेलिया रखिए और इंडिया के भी ये वाले स्टेट्स आ जाती हैं। तो ये जब बाढ़ की चपेटे में आई जाती हैं हर साल, ठीक है। अ फ्लड इज डिस्चार्ज ऑफ वाटर। ओके, सो फ्लड इज डिस्चार्ज ऑफ वाटर दैट एक्सीड द कैनल कैपेसिटी ऑफ रिवर। फ्लड्स आर कॉज्ड बाय डिफरेंट फैक्टर्स। फ्लड एक ऐसा मतलब फ्लड क्या होता है, फ्लड मतलब एक ऐसे इतनी क्वांटिटी में वाटर है। ओके, फ्लड अगर लट को लग डैम है या फिर एक रुकावट बाढ़ में ये वाटर के लिए, ठीक है। सो यहाँ पर ये हमारे यूज़ के लिए है, ठीक है। हम इसको अपने यूज़ के लिए वाटर इस पानी को यूज़ करेंगे। लेकिन जब पीछे से क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से कुछ एक्सीड हो जाए, रिवर में इतना ज़्यादा पानी आ जाए, मतलब जो अनकंट्रोल हो जाए, जो इस बाढ़ को तोड़ छोड़ के आगे बढ़ जाए, जो तबाही कर दे, उसको बोलते हैं फ्लड। मतलब जो अनकंट्रोल हो, एक्सीड हो जाए पानी, मतलब बहुत ज़्यादा पानी आ जाए, ठीक है, जिसको कंट्रोल ना कर सके, इस कैपेसिटी में पानी आ जाए, उसको बोलते हैं फ्लड बोलते हैं, ठीक है। सो फ्लड्स किन किन कारणों से होता है वो देखते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू रिड्यूस द एडवर्स इफेक्ट ऑफ फ्लड बाई। सो जो फ्लड्स के जो इतने बुरे प्रभाव हैं, जो फ्लड्स जितना डैमेज करता है, उसको रोकने के कुछ तरीके बताए हैं क्या, किस किस तरीके से उसको रोक सकते हैं हम। जो फ्लड्स के जो फ्लड को हम किस किस तरह से रोक सकते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम एंड रिजर्वर एट एप्रोप्रिएट प्लेस, ठीक है। डैम्स को ऐसी जगह पे नहीं बनाना कि ऑब्वियसली जहाँ पर फ्लड जाएगा तो डैम टूट जाएगा। एक अच्छी जगह, एक स्ट्रेटेजिकल जगह को ढूंढना पड़ेगा हमको फ्लड डैम बनाने के लिए, जिससे हम फ्लड को रोक सकते हैं, राइट। स्ट्रेंथनिंग द इम्बैकमेंट ऑफ रिवर्स एंड द कैनाल्स, ठीक है। जो रिवर्स है या फिर कैनाल्स हैं, जो उनकी इम्बैकमेंट्स हैं, उनको मजबूत करने की ज़रूरत है। ओके, इम्प्रूविंग द कैरिंग कैपेसिटीज़ ऑफ रिवर कैनाल एंड रिजर्वर बाई पीरियडिकल डिसलेटिंग एंड डीपनिंग ऑपरेशंस। ओके, सो उनको और खुला करना या फिर उनको और ज़्यादा इतना डेवलप करना, जो रिवर्स या फिर जो कैनाल्स उनको और कि उनमें पानी की जो कैपेसिटी है वो और आ सके। लाइक अगर एक पानी है इसमें, ठीक है, एग्जाम्पल से अगर एक जो कैनाल है या एक कैनाल में अगर 10 बाल्टियाँ पानी है, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। सो इतना उसको डेवलप करना है, इतना इसकी जो डीपिंग ऑपरेशन या फिर उसको और इतना डेवलप करना है कि उसमें 13 या 15 या 20 बाल्टियाँ पानी लग जाए, ठीक है। सो जो पीछे से फ्लड आएगा वो उसमें समा जाएगा और डैमेज नहीं कर पाएगा, राइट। उसके बाद डाइवर्जन ऑफ फ्लड वाटर्स फ्रॉम द रिवर और चैनल इनटू अदर चैनल एंड चैनल। देखो ये कितना अच्छी बात बताई है कि मतलब यहाँ से एक कैनाल आ रही है, सॉरी चैनल आ रही है, ठीक है। रिवर यहाँ से एक रिवर आ रही है, यहाँ पर फ्लड आ गया, तो इस रिवर को अगर आपने यहाँ से इसके साथ कनेक्ट कर दिया, इस ब्रांच के साथ कर दिया, इसको यहाँ के साथ कर दिया हुआ, ठीक है। इस वाली को यहाँ के साथ, इसको यहाँ के साथ कर रहा है, और जहाँ यहाँ से जो पानी आ रहा है, और इस वाली को भी आगे किसी और सब डिवीजन पे इसको और किसी के साथ कनेक्ट कर दिया हुआ। सो यहाँ पर जो पीछे से एक्सट्रीम लेवल पर पानी आ रहा है, ठीक है, जो यहाँ से सब कुछ तोड़ छोड़ देता है, लेकिन वो यहाँ से पानी क्या हो गया, डिवाइड हो गया, राइट। और हम देखते हैं कि एक तरह में बल होता है, लेकिन जब हम उसको अलग अलग तोड़ देते हैं किसी को, तो उसको बल कंट्रोल करना ईजी होता है। सो यहाँ से पानी को जितना ज़्यादा वेस्ट, इतना ज़्यादा खतरनाक प्रेशर से आ रहा था, उसको यहाँ पे हम अलग अलग हर जगह से अलग अलग इतना ज़्यादा बहाव दे रहे हैं, हर सब डिवीजन पर उसको तोड़ रहे हैं, क्योंकि इसको अलग एक रिवर से दूसरे रिवर में ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, मतलब एक चैनल से दूसरे कैनाल में डाल रहे हैं। तो उससे जिसकी जो कैपेसिटी है, जिसका जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, ओके, वो कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट कि उसको डाइवर्ज करना है, ठीक है, उसकी जो डायरेक्शन है, ओके। उसके बाद क्या है, इंट्रोड्यूसिंग फ्लड प्लेन मैनेजमेंट टेक्निक। ओके, जो फ्लड प्लेन मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं, मतलब जो बाढ़ रोकने के लिए जो टेक्निक्स हैं उनको यूज़ करना चाहिए। ओके, प्रिपेयरिंग पॉन्ड्स, रिजर्वर्स, टैंक, लीडिंग चैनल्स बाय रिमूविंग ऑब्स्ट्रक्शन एंड अवॉइडिंग कंस्ट्रक्शन, ठीक है। जो उसमें जो रुकावटें आ रही हैं, जो नदी सॉरी जो पॉन्ड्स, जो तालाब बनाने में, टैंक्स बनाने में जो नदी रुकावटें आ रही हैं, उनको जल्द से जल्द खत्म करके हमको उनकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देनी चाहिए, ठीक है, स्ट्रेटेजिकल लोकेशन
लोकेशन पे। It is easy to predict how forecast one set on the flood beforehand hand by the advancement of science and technology. The damage to property and loss of life and displacement of people can be reduced if only the concerned agencies coordinate with the activities and act and time to address the calamity. आगे हम जब बात करें, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है कि हमको पता लग सकता है कि कौन सा टाइम पे जैसे हम कभी कभी अनुमान लगाते हैं ना, क्लाइमेटिक कंडीशन आज ये डेट है तो कल आज टेम्परेचर ऐसा है, ठीक है, तो कल कैसा होगा, परसों कैसा होगा, तो हम अनुमान लगाते हैं। टेक्नोलॉजी ऐसे बढ़ गई। सो यहाँ पर ऐसी भी टेक्नोलॉजी बढ़ गई कि जिससे हम अर्थ को एक को बारे में पता लग जाता है कि अर्थ को आया है या कितने कब आया है, उसकी मेजरमेंट कर ले। सो साइंस इतनी आगे बढ़ चुकी है कि उसको अभी मतलब इतना पता लग जाता है कि असम्पशन इतना 90% उसका असम्पशन लग जाता है कि फ्लड कब आने वाला है, क्या कितने क्वांटिटी तो नहीं बताएगा, लेकिन मतलब कब आने वाला अप्रॉक्सीमेटली इतना बता ही सकता है, ठीक है, जिससे हमको फ़ायदा मिल जाएगा, बचने के लिए टाइम मिल जाएगा, राइट। ओके, लाइक फ्लड, a drought can be defined as prolonged period of unusual dry weather with little rainfall in regions where रेन्स आर नॉर्मली एक्सपेक्टेड एज सच अ ड्रॉट डिफरेंट फ्रॉम ड्राई क्लाइमेट। अच्छा, ड्रॉट के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं। ड्रॉट का मतलब होता है सूखा पड़ जाना। ऑब्वियसली अगर हम बात करें ड्रॉट के सूखे पड़ने की, जहाँ पर बारिश नहीं होती है, बारिश होने की बड़ी ज़्यादा कम उम्मीद होती है, बारिश का मौसम नहीं होता वहाँ पर। अगर हम बात करें ऐसी जगह की कौन सी है इंडिया में, ऑब्वियसली हमको हमारे दिमाग में सबसे पहले कौन सी जगह आती है, राजस्थान, राइट। ऐसे पता है राजस्थान में बारिश होती है बट बड़ी कम लेवल पर होती है, क्योंकि वहाँ पर रेगिस्तान है, ठीक है, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा रेगिस्तान देखने को मिलता है, क्योंकि पानी की बड़ी ज़्यादा कमी देखने को मिलती है वहाँ पर, ठीक है, सूखा पड़ जाता है। और अगर एक बार ड्रॉट आ गया तो ऐसा नहीं है कि आज बारिश होगी, कल एक हफ्ता बारिश होगी तो वहाँ पर रह जाएगा। ड्रॉट मतलब स्टेज फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। आज के टाइम पे हम देख रहे हैं कि जो कुछ हमने जो पहले भी जो कंट्रीज आई हैं अंडर डेवलप्ड, डेवलपिंग और डेवलप्ड, ठीक है, तो जब ड्रॉट पड़ता है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट इस पर पड़ता है डेवलपिंग कंट्री पे पड़ता है, क्योंकि जो एक कंट्री जो तरक्की कर रही है, जो प्लान कर रही है, लेकिन जब ड्रॉट पड़ेगा ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, सो उसकी जो तरक्की है, जो डेवलपिंग कंट्री, जो डेवलप्ड कंट्री की तरह जो डेवलप्ड कंट्री के लिए बढ़ रही है, उसकी उसमें रुकावट होगी। लेकिन उसके कंपेरिजन में जो डेवलप्ड कंट्री में अगर कभी ड्रॉट पड़ेगा उसको इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा इन कंपेरिजन टू डेवलपिंग कंट्री, राइट। सो जैसे देखो यहाँ पर बताया, जब मैंने आपको पहले बता दिया, जब हमारे दिमाग में क्या था सूखे की बात, तो राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया with land of area 342,239 square kilometer and is estimated population about 54 million, was grip of severe drought in the year 2000। देखो यहाँ से 2000 में इसको मतलब यहाँ पर ड्रॉट पड़ा था। आउट ऑफ 32 टोटल डिस्ट्रिक्ट्स इन द स्टेट ड्रॉट वाज प्रिवेंटेड इन द 31 डिस्ट्रिक्ट। ओ माय गॉड, मतलब 32 डिस्ट्रिक्ट्स में से 31 डिस्ट्रिक्ट्स में ड्रॉट पड़ गया, राइट। देखो एक डिस्ट्रिक्ट वजह से, देखो हमने देखा कि जो सूखा है कितना ज़्यादा खतरनाक होता है, सूखा पड़ जाना एक जगह पे। Drought produce series of direct and indirect impact that usually extend far beyond the area and that is experiencing the actual water shortage। तो इसमें भी क्लासिफाइड है इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल, सोशल। सो जो ड्रॉट है वो मतलब यहाँ पर बता रहा है कि किस किस लेवल पे आपको अफेक्ट करता है, किस किस लेवल पे उसके जो प्रकार के जो उसको डैमेज है वो कहाँ कहाँ किस किस सेक्टर में आपको देखने को मिलते हैं। ऑब्वियसली इकोनॉमिक सेक्टर में आपको देखने को मिलते हैं, इन्वायरमेंट सेक्टर में, सोशल सेक्टर में देखने को मिल रहे हैं। इकोनॉमिक्स में क्या होता है, लॉस ऑफ क्रॉप्स, ऑब्वियसली हमारी जो फसलें हैं वो तबाह हो जाती हैं। डेयरी, ठीक, लाइफ स्टॉक, हमारे जो पशु प्रजाति पशु हैं, मतलब भेड़, बकरियाँ, गाय, ऑब्वियसली उन पर इफेक्ट पड़ जाता है, क्योंकि मर जाते हैं भूख से, क्योंकि दूर दूर तक घास नहीं है, पानी नहीं है, कैसा जिंदा रहेंगे, ठीक है। फिशरी, ऑब्वियसली फिशरी पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है ड्रॉट का, क्योंकि पॉन्ड्स, लेक्स सूख जाती हैं, तालाब सूख जाते हैं, तो मछलियाँ भी मर जाती हैं। इन्वायरमेंटल में क्या पड़ता है इफेक्ट, इन्वायरमेंट डैमेज टू प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पीशीज, इरोजन ऑफ सॉइल, ठीक है, जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। जहाँ जो धरती होती है फट जाती है, फटती है मतलब जैसे दरारें पड़ जाती हैं बीच बीच में, बिल्कुल जो उसकी जो सॉइल है वो बिल्कुल अनप्रोटेक्टिव, अनफर्टाइल हो जाती है, ठीक है। जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं ऑब्वियसली वो तबाह हो जाते हैं, क्योंकि प्लांट्स, मैंने कहा, जो हमने पहले भी पढ़ा होगा, जो प्लांट्स हैं वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है, वो अपने लिए खाना नहीं बना पाएंगे, क्योंकि वो जो उसकी मिट्टी है वो फर्टिलाइज नहीं दे पाएगी, न्यूट्रिशन है नहीं है, ठीक है, बारिश हो नहीं रही है, उसी की वजह से जो वहाँ पर एनिमल्स हैं, जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं, वो किस पे डिपेंड है, प्लांट्स पे, तो वो प्लांट्स नहीं रहेंगे तो वो उन पर भी इफेक्ट पड़ेगा, वो भी मर जाएंगे, राइट। सो डैमेज इसका देखो कितना ज़्यादा डैमेज हो रहा है। ओके, सोशल लेवल पे क्या, फूड शॉर्टेज, ऑब्वियसली लोगों के लिए खाने की कमी पड़ जाएगी। डैमेज ऑफ हेल्थ, लोगों के लिए हेल्थ के, क्योंकि जब लोग बीमार हो जाएंगे तो ये कहीं ना कहीं लोग जब खाना नहीं मिलेगा तो लोग बहुत ज़्यादा बीमार होंगे। ओके, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वाटर यूजर्स, अब इससे क्या होगा, स्कैर्सिटी ऑफ चीज़ हो जाएगी, राइट। आप देखो यहाँ पर हो गया ड्रॉट एक पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, तो यहाँ से एक तालाब है, ठीक है, इस तालाब को ये वाले गाँव वाले भी यूज़ कर रहे हैं और ये वाले गाँव वाले भी यूज़ कर रहे हैं, तो इस तालाब के लिए लड़ाई लग जाएगी कि हम इसका पानी लेंगे या हम इसका पानी लेंगे। क्यों? क्योंकि स्कैर्सिटी होगी या ड्रॉट की वजह से क्या होगी, तो कॉन्फ्लिक्ट होता है, लड़ाइयाँ स्टार्ट हो जाती है पानी के लिए। ओके, सो यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, इट इज़ पॉसिबल टू टेक प्रिकॉशन इन ड्रॉट प्रोन एरियाज बाई कंस्ट्रक्टिंग रिजर्वर्स, एजुकेटिंग पीपल इन वाटर कंजर्वेशन, साइंटिफिक फार्मिंग एंड ऑप्टिमल यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। ओके, सो ये बड़ा, जिससे पहले आपके जगह पे भी कहीं ड्रॉट पड़ जाए या फिर वो उससे पहले हमको प्रिकॉशन लेनी चाहिए बाई कंस्ट्रक्शन, रिजर्वेशन को कंस्ट्रक्ट करना चाहिए, लोगों को एजुकेट करना चाहिए पानी की तरफ कि पानी को बचाओ, ठीक है। ये हमारा फर्ज बनता है कि हम लोगों को अवेयर करें कि भाई जल है तो कल है, राइट। इसलिए ये भी मुहिम शुरू की गई थी। और साइंटिफिक फार्मिंग हमको यूज़ करनी चाहिए, जो टेक्नोलॉजी आजकल के टाइम पर आई वो यूज़ करनी
चाहिए। ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज है उनको कंटिन्यूसली रिचार्ज करना चाहिए भाई, जब बारिश पड़ती है या किस तरह से उनको रिचार्ज करोगे, जब बारिश पड़ती है आपको खड्डे खोद देने चाहिए ज़्यादा, ताकि जब वो पानी खड्डों में चला जाए और ज़मीन उसको वो कर दे, एब्जॉर्ब करे, राइट। अच्छा, वाटर हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट पढ़ेंगे अब हम, ये भी हम देखेंगे बड़े ज़्यादा 6-7 से हम पढ़ते हैं तब से होता है। ओके, क्या होता है? वन ऑफ द इफेक्टिव मेजर टू कम्बैट ड्रॉट एंड रिजल्टिंग वाटर शॉर्टेज इज टू अडॉप्ट इन वाटर हार्वेस्टिंग मेजर। वाटर हार्वेस्टिंग कैन बी अंडरस्टैंड थ्रू वैरायटी ऑफ वेज। ओके, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का नाम से ही पता चलता है कि जो हम वाटर को कैप्चर करते हैं, जब वाटर बारिश हो रही है, ठीक है, सो हम उसको बाद में फ्यूचर में पहुँचेंगे। अब जो बारिश हो रही है, जो पानी नीचे धरती पे पड़े, ज़मीन में पड़ गया, छतों में पड़ता था, अब ऐसा तो नहीं है उनको हम पी सकते हैं या उससे आप अपने घर का काम कर सकते हैं, मैक्सिमम पे नहीं होता, लेकिन जो मिट्टी वाला पानी, जो कीचड़ कीचड़ होगी, उसको क्या करोगे, उसको आप क्या कर सकते हो, एक जगह पे खड्डे में करके उसको इकट्ठा कर सकते हो, ताकि जो फ्यूचर में आप एग्रीकल्चर के वे में यूज़ कर सकते हो। वो आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है, कैसे पढ़ते हैं, किस किस के में वैरायटी में यूज़ होता है। कैप्चरिंग रन ऑफ फ्रॉम रूफ टॉप, ठीक है, छत पे जब बारिश पड़ती है तो आप पाइप लगा सकते हो, उसको कहीं टैंकी में स्टोर कर सकते हो, टैंक में, ठीक है। कैप्चरिंग रन ऑफ फ्रॉम कैचमेंट्स, ऑब्वियसली कैप्चरिंग सीजनल फ्लड वाटर फ्रॉम लोकल स्ट्रीम्स इन द पॉन्ड्स एंड रिजर्व्स। जो जब सीजन में हमने देखते हैं कि आप मई जून में अप्रैल में जब बारिश स्टार्ट होती है, जब तो बड़ी ज़्यादा बारिश, तो यहाँ पर पानी भर, तो उसकी उसी के कंपेरिजन में हमको उसको वेस्ट ना करते हुए उसको कैनाल्स में, पॉन्ड्स में ट्रांसफर कर देना चाहिए, ठीक है। मतलब बड़े बड़े लोग ऐसे ऐसे खड्डे बनाते हैं, खड्डे नहीं ऐसे बड़े, जैसे मोहनजोदड़ो दौर में ग्रेट बात होता है, ऐसे बड़ा ज़्यादा लंबा सा, वहाँ पर पानी स्टोर करते हैं, बाद में यूज़ करते हैं, उनको गायें पीती हैं, ठीक है, तो बड़ी अच्छी बात है। कंजर्विंग वाटर थ्रू वाटर शेड मैनेजमेंट में हम आगे जाके पढ़ेंगे। ओके, क्या होता है? दीज टेक्निक्स कैन बी सर्व द फॉलोइंग पर्पस। अब जो हमने देखा कि जब अगर हम जो पानी है वो इसी तरीके से यूज़ करेंगे, ठीक है, उससे क्या होगा, उससे होगा प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर, हमको ओबियसली पानी पीने के लिए मिलेगा, नॉट अगर हम, लेकिन हमारे जो पशु हैं उनको मिलेगा। प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन, ओबियसली अगर हम जो पानी स्टोर करेंगे उससे हमारे जो खेती बाड़ी के लिए पानी मिलेगा हमको। ओके, इंक्रीज ग्राउंड वाटर रिचार्ज, ओबियसली मैंने आपको बताया कि जब ग्रीन वाटर है, जो सॉरी ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर क्या होता है, जब नदी से जब बारिश होती है पानी, तो जब नदी जो ज़मीनों में यहाँ जब पानी फैल जाता है। ऐसा पता नहीं है कि 100% जब बारिश हो रही है तो 100% ओशन में गिरेगा या रिवर्स में गिरेगा, कहीं यहाँ ज़मीनों में भी गिरता है, ठीक है, जो वो ज़मीन से पानी फिसलते फिसलते कहीं कहीं धरती के नीचे चला जाता है और मतलब वहाँ पर धरती के नीचे इकट्ठा हो जाना शुरू हो जाता है, उसको बोलते हैं ग्राउंड वाटर। सो अगर हम जब ग्राउंड वाटर एब्जॉर्ब हो गया पानी, जब मान लो धूप ज़्यादा बारिश नहीं पड़ रही है कई टाइम से, तो ये ग्राउंड पानी है खाली जगह। लेकिन अगर हम बात करें सिक्किम में, अगर हमने हर जगह पे खड्डे खोदे होंगे, कुएँ होंगे, ऐसे वेल खोदे होंगे, ठीक है, मैंने आपको जैसे ऊपर बताया, ठीक है, सो उससे क्या होगा, जो जब बारिश होगी वापस से वो पानी डायरेक्टली इनमें चला जाएगा और ज़्यादा वेस्ट ना होते हुए सीधा इस ग्राउंड वाटर को वापस रिचार्ज कर देगा। ओके, उसके बाद क्या, रिड्यूस स्टॉर्म्स वाटर डिस्चार्ज, अर्बन फ्लड्स एंड ओवरलोडिंग ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, रिड्यूस सी वाटर इंक्रीज इन द कोस्टल एरियाज। ओके, सो ये थे उसके रिजल्ट्स, अगर हम वाटर को कंजर्व करेंगे तो क्या क्या होगा। अच्छा, एट द लोकल लेवल सेवरल वाटर मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज आर यूज्ड टुडे दैट ऑफर प्रैक्टिकल एंड समटाइम्स सुपीरियर अल्टरनेटिव टू द लार्ज स्केल सेंट्रलाइज्ड कैपिटल इंटेंसिव अप्रोचेज ऑफ वाटर मैनेजमेंट, एंड दे कैन ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट वाइडर रीचिंग वाटर शेड मैनेजमेंट। सेकंड, लोकल लेवल पर हम देखते हैं कि शहरों में इतना ज़्यादा नहीं देखने को मिलता है हमको, क्योंकि मतलब शहरी लाइफ ही बड़ी ज़्यादा बिजी है, इतना वो इनको एग्रीकल्चरिस्ट नहीं होते उधर के लोग, मतलब इतने, इसलिए लेकिन जब हम बात करें गाँव की, तो गाँव के लोग काफ़ी ज़्यादा इसी के लिए बड़े ज़्यादा पसेसिव होते हैं अपने एग्रीकल्चर के लिए, ओके, और भी जो नेचर के लिए, सो पानी को कैप्चर करते हैं, राइट। सेवरल मेथड, ये भी बड़ा ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। सेवरल मेथड्स आर बीइंग यूज्ड इन द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ कंट्री, लाइक फॉर एग्जांपल जोहाज, तालाब्स एज सरफेस वाटर बॉडीज एंड कुंड्स, अंडरग्राउंड टैंक्स इन द मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इन द नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स बैम्बू ड्रिप इरिगेशन इज प्रैक्टिस्ड टू कंजर्व वाटर, ठीक है, जब पानी ऊपर से पड़ रहा है तो बैम्बू की स्टिक हमने देखा, जो बैम्बू जो है खाली होते हैं, ठीक है, तो ऐसे गोल गोल होते हैं बैम्बू, सो वहाँ से पानी पड़ रहा है बैम्बू स्टिक्स के अंदर, सो बैम्बू स्टिक लंबी लंबी उनको यहाँ से जाके किसी खड्डे में डाल देते हैं, तो यहाँ पर पानी इकट्ठा होगा। सो यहाँ पर बता रहा है जो कंट्री में अलग अलग जगह पे अलग अलग टेक्निक्स अपनाई गई हैं वाटर को कंजर्व करने के लिए। ओके, in the cold desert area, like Spiti in Himachal, cool irrigation is practiced since ancient times. The cools are divergent channel made to carry water from glacier to villages. The cool often span long distance, some being 10 किलोमीटर long and run down to the। आप मुझे बताओगे कि क्या आपने कूल्स कभी बनाई है या आपने कब कूल्स यूज़ की, क्योंकि मैंने कूल्स यूज़ की एक्चुअली। मैं हिमाचल गया हूँ, सो मुझे मैंने कूल्स देखी हुई है किस तरह से उधर लोग, तो क्या होता है कि जब ऐसे बड़ी ज़्यादा एक पहाड़ों से जब पानी आता है ना, जो हिमाचल में अगर हम बात करें पर्टिकुलर जहाँ पर मैं गया हूँ, किलाड़ वैली है, ठीक है, पांगी वैली, सो वहाँ पर जो थोड़ा पहाड़ी इलाका है, सो वहाँ पर जब हम गए थे, वहाँ पे जब ऊपर पहाड़ों से ग्लेशियर पिघल के बड़े बड़े बहुत बड़े मतलब बहुत बड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में क्या होता है, वो आता है पानी। उस पानी को क्या करते हैं यहाँ पे, एक ऐसे एक उस पानी का यहाँ एक ब्रांच बना, तोड़ते के मतलब क्या है, उस पानी का जो एक फ्लो है यहाँ से यहाँ आ रहा है, लेकिन उसको तोड़ के यहाँ से कैसे खड्डा बना देते हैं, यहाँ से एक नाली अपने यहाँ से बनाते हैं, उस नाली को पूरा वहाँ ग्लेशियर से लेकर अपने घर तक ले आते हैं पूरी तरह से, तो जहाँ से उनका पीछे यहाँ से इनके आगे खेत स्टार्ट होते हैं, राइट।
सो इसको कुल इसको बोलते हैं यहाँ से। सो ये पानी यहाँ से डायरेक्टली यहाँ से आके इनके खेतों में आ जाता है और खेतों में से इधर यहाँ से आके यहाँ से फैल जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं कुल। लाइक ग्लेशियर के डायरेक्टली उस नदी से लेकर अपने घर तक पानी लाते हैं। ये जो लाइन होती है, जो इसको बड़ी ज़्यादा लंबी होती है कि 10 किलोमीटर 20 की रेंज तक भी हो सकती है, ओके। इसको बोलते हैं कुल्स। अगर आपने कुल्स देखी है कभी, अगर आपने कुल्स के बारे में अगर आप ये बच्चे सेलेक्ट करो तो कमेंट करिए, ओके। सो ये देखो बैम्बू वाला जो मैंने आपको बताया, जब बारिश होगी तो सबसे पहले यहाँ पर पड़ेंगे कुछ ड्रॉप्स। देखो मैंने आपको बताया बम्बू जो होते खाली थे। सो यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से फिर यहाँ से फिर यहाँ से बैम्बू। आई थिंक केरला साइड या, क्योंकि ये ज़्यादातर मतलब सी कोस्ट पे पाए जाते हैं, गोवा, केरला, तमिलनाडु या फिर असम साइड, या वहाँ पर होते हैं शायद, राइट। अगर आपके स्टेट में अगर ये वाला यूज़ होता है बैम्बू तो आप कमेंट करें। ये देखो कुल्स, मैंने आपको बताया ना कि किस तरह से यहाँ से तोड़ के मतलब ये यहाँ तक जाएगी, ओके। सो ये है डेफिनेशन कुल्स की। अगर आपको यहाँ पे डेफिनेशन लिख सकते हो, लिख सकते हो यहाँ से भी। कुल्स के बारे में बड़ा पूछा जाता है क्योंकि एंशिएंट टाइम से यूज़ हो रही है, राइट। इसलिए आपको इसको ना पेपर में पूछा जाता है। बड़ी एक अच्छी बात बताई कि हमारे नॉलेज के लिए है। इन राष्ट्रपति भवन एन अंडरग्राउंड टैंक ऑफ 1 लाख लीटर कैपेसिटी हैज बीन कंस्ट्रक्टेड टू स्टोर वाटर फ्रॉम द लो क्वालिटी यूज रेन वाटर फ्रॉम द नॉर्थन साइड ऑफ रूफ एंड पेव्ड एरियाज सराउंडिंग राष्ट्रपति भवन डेवलप्ड टू राष्ट्रपति भवन में भी जब बारिश, तो ऐसा तो है नहीं कि राष्ट्रपति भवन में बारिश नहीं पड़ेगी, तो वहाँ पर भी बड़ी पड़ेगी। वो कितना ज़्यादा एरिया हमको देखने बड़ा मिलता है। देखो यहाँ से छत पे वहाँ से उनकी बारिश पड़ेगी तो यहाँ से नीचे आ रहा है पानी, देखो यहाँ से, और यहाँ से पाइप से यहाँ से टैंक के बीच जा रहा है, राइट। सो राष्ट्रपति भवन में 1 लाख लीटर की कैपेसिटी में एक टैंक बनाया गया, ठीक है, जो कि कितनी अच्छी बात है। देखो यहाँ की इवन की राष्ट्रपति भवन में भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की जो मुहिम चलाई गई है ना, अगर जहाँ पर भी आप हो, अगर आप देख रहे हो तो आपको भी अपने घर में ये बनाना चाहिए, राइट। ओके। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज। वाटर इज इंक्रीजिंगली बिकमिंग अ स्केयर कमोडिटी। इट्स स्केर्सिटी बिटवीन थ्रेटनस jeopardizing our livelihoods and sometimes endangered our lives for many million of people. Freshwater scarcity is defined as much by poor quantity as by influential quantity, as reported in 2001 by the United Nations Population Fund. Within the next 25 years, 1/3 of world's population will experience severe water scarcity. Right now, more than 1 billion people lack access to safe drinking water, and 3 billion people lack access to the basic sewage system. More than 90% of all the sewage produced in the developing countries returns untreated to land and water. Unless water resources are managed properly, we will keep facing paradoxical situation like lack of drinking water. तो यहाँ पर बताइए कि वर्ल्ड यूएन ने बोला कि नेक्स्ट 25 साल में हम जो वर्ल्ड की अगर वर्ल्ड की पॉपुलेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करें तो 1/3 ऑफ की पॉपुलेशन को वाटर स्कैर्सिटी का रिसोर्सेज को वाटर की स्कैर्सिटी फेस करेगी, क्योंकि जो हम वाटर को ऑब्वियसली हम कितना इसमें पोल्यूशन कर रहे हैं, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट इसमें फैला रहे हैं। तो वो क्या होता है कि जब एक लेवल पे वो वाटर में बायोडिग्रेडेबल नहीं होता, जब उसके जो ऑब्वियसली हम उसमें नदी में अगर पानी में अगर वेस्ट फेंक रहे हैं तो मछलियाँ खाएंगी, वो भी मर जाएंगी, राइट। उससे भी इफेक्ट पड़ेगा। या फिर वो एक इतना टाइम इतना लेवल का इतना बढ़ जाता है वेस्ट कि वो वापस धरती पे आ जाता है, ठीक है। नदी के साथ इतना नदी पूरी भर जाती है, फिर वो लैंड पे आ जाता है वो वाला वेस्ट, तो उससे भी लैंड सिस्टम में प्रॉब्लम होती है। 3 बिलियन पीपल जो हैं वो उनको पानी की कमी है आज के टाइम पे भी, लेकिन हम जो है कुछ लोग जहाँ पर पानी ज़्यादा बहुत ज़्यादा खुला मिलता है, सो जो कि लोग बड़े ज़्यादा पानी वेस्ट करते हैं, सो उनको ये सोचना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि पानी अनलिमिटेड है, पानी रिन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन उसको भी एक कंजर्व करने की ज़रूरत है, ओके। हम जब तक हम वाटर रिसोर्सेज को पूरी अच्छी के तरीके से कंजर्व नहीं कर लेंगे तो हम ये प्रॉब्लम लगातार फेस करना पड़ेंगी। और अगर आप जहाँ पर रह रहे हो, अगर वहाँ पर पानी खुला है, लेकिन ऐसा नहीं सोचना कि आप वहाँ एक टाइम अगर आप कंटिन्यूसली वाटर को ऐसे ही वेस्ट करते रहोगे तो एक टाइम वहाँ पर भी होगा, ओके। Okay, so management of water resource mean program to provide an adequate supply of good quality of water for various uses without endangering the life of the source of the reserve of water. In other words, effort should be made to see that water of right quality is available for all kinds of uses, and there is no misuse of water. There is no misuse or wastage of precious resources. So वाटर मैनेजमेंट की जब हम बात करें तो इसका मतलब है कि सभी को एक अच्छी क्वालिटी का पानी मिले, सभी अच्छी क्वालिटी के रिसोर्सेज मिले, और हमको सेकंड नंबर है कि उन रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करना है, ठीक है, मिसयूज़ नहीं करना उनका। Okay, water management includes recharge of reservoirs by and of groundwater and diverting supply from an area to surplus region of scarcity. Recharging of groundwater is the most important aspect of the water management in the mountains and hills. The watershed are covered with vegetation. The little covered soil or watershed allows infiltration of rain water which finds its way to the aquifer. So ग्राउंड वाटर का मैंने आपको पहले बताया कि ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है या फिर इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, जिससे हम ग्राउंड वाटर रिचार्ज करेंगे और ओबियसली जो है स्कैर्सिटी नहीं होगी हमको वाटर की, ठीक है। डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, देखो यहाँ पर बहुत अच्छी बात बताइए। डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर कैसा होता है, मतलब जो सलाइन वाटर है, जो सलाइन वाटर का मतलब समझते हो, जो यूज़ करने वाला नहीं, उसको यूजेबल कैसे बनाया जाए, क्योंकि ये खारा पानी तो बहुत ज़्यादा नमकीन पानी, उसको कैसे खारा बनाए। इसमें उन्होंने बताया कि देखो यहाँ पर अगर आपको एक अगर आपने पर्टिकुलर जगह पे कंस्ट्रक्शन किया, अगर आपने देखो ऐसा पानी इधर अंदर रखा हुआ, अब यहाँ पर डीसैलिनेशन कैसे हो रही है, जो इतना ये जो पानी है ना, ये खारा पानी है,
राइट। लेकिन इसके ऊपर आपने ग्लास लगाया हुआ है। अगर आपको पता होगा ग्लास का, तो जो सोलर जो लाइट है जैसे ग्लास के अंदर आ तो जाती है, लेकिन बाहर इतने अच्छे, अगर 100% अंदर एनर्जी आ जाती है, ठीक है, जो एक सन की रे है ना, वो एक ग्लास के अंदर 100% आ जाती है, लेकिन जब वो रिफ्लेक्ट करके जाती है तो वो कम से कम सिर्फ 30% ही जाती है, लेकिन 70% अंदर ही रहती है। इसलिए जो आपने देखा कांच वाली घर होंगे, जहाँ कांच वाली बिल्डिंग है, वहाँ पर ज़्यादा थोड़ी गर्मी होती है, क्योंकि जो कांच है वो लाइट की जो हीट है उसको, जो लाइट है उसको ट्रैप कर लेता है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि जो एक ऐसे कंस्ट्रक्शन है हमने, ओके, सो यहाँ पर हमने क्या बनाया, ग्लास का शेड बना दिया है ना। अब यहाँ से क्या होगा, सन की रेज आ रही है, इस वाले पानी पे पड़ रही है, सब किस पे पड़ रही है, सैलाइन वाटर पे पड़ रही है। अब सैलाइन वाटर से क्या हो रहा है, यहाँ से अंदर गर्मी बढ़ रही है, राइट, गर्मी बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ से जो रिफ्लेक्ट होकर लाइट है वो बाहर नहीं जा रही है, सिर्फ 30% जा पा रही है, 70% अंदर है, ठीक है। सो अब यहाँ से गर्मी बढ़ रही है, इस एरिया में पूरा क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है टेम्परेचर। अब गर्म होगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली पानी इवेपोरेट होगा, ठीक है, हीट होगा तो क्या होगा, यहाँ से जो पानी है वाटर वेपर बनेंगे, राइट, पानी के बूंदे ऊपर जाएंगे। अब ऊपर कहाँ जाएंगे, ऊपर तो ग्लास लगा हुआ है, ग्लास के साथ चिपक जाएंगे। सो ग्लास के साथ चिपकते उसके साइड से हम देखा, अगर आप ढक्कन भी अगर कभी पानी उबालोगे, अगर किसी पतीले में से अगर उसके ऊपर ढक्कन रखते हो, तो जो पानी उबलता जो बहेगा ढक्कन पे चिपक जाएगा, ढक्कन के साइड से गिरता है। सो यहाँ से जब ग्लास का साइड है ना, वहाँ से ग्लास के साइड पे आपने पाइप जोड़ देनी है, राइट। सो इस पाइप में डिस्टिल वाटर, ये वाला पानी हो जाएगा डिस्टिल वाटर, और जो नमक है जो सैलेंट है वो नीचे रह जाएगा। आप ये भी कभी प्रैक्टिकल करके देख लेना, राइट। सो इसको ये प्रोसेस बताया हुआ है इसमें, ठीक है। सो यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है देखते हैं। By the use of solar energy, sea water can be distilled, thus fresh water of good quality can be obtained. This method of distillation of sea water is being used in the country at places of भावनगर इन गुजरात एंड ट्रू इन राजस्थान। तो यहाँ इन दो जगहों पे ये डिसलिनेशन ऑफ वाटर ये टेक्निक यूज़ होती है। ओके, इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्या है, रिड्यूसिंग ओवर कंजप्शन, यूजिंग मोर वाटर देन नेसेसरी इज एन unpardonable waste of the precious and scarce resources in our country. A lot of waste of water is waste due to the leaking taps and bad plumbing. This is also need to check by an excessive irrigation. ठीक है, हम जितनी क्वांटिटी में, मैंने आपको कितनी बार बोला कि जितनी में चाहिए उतना ही यूज़ करो। उसमें जब उससे आप एक्सेस लेवल पे चले जाते हो तो वो बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। आप माफ़ करने वाली गलती नहीं, क्योंकि हम देखें जो ये वाटर जब प्रीशियस रिसोर्स हम उसको कंजर्व करना चाहिए। इसके रीज़न ये भी हो सकते हैं कि जब हम खाना पकाते हैं या फिर कोई ब्रश कर रहा है, नहाते वक्त नल का खुला छोड़ दिया हुआ है, शेव करते हुए नल का खुला छोड़ रखा है, थोड़ा पानी यूज़ कर रहे हैं, नल का खुला छोड़ रखा है, क्योंकि उनके पास उस टाइम पानी की कमी नहीं है। लेकिन जिन लोगों के पास कमी है उनको ही पता है उसकी असली वैल्यू, ठीक है। तो उसको वो करना चाहिए। और दूसरा रीज़न है प्लम्बिंग लीक, वीक प्लम्बिंग, जो जब जहाँ पर प्लम्बर्स होते हैं अपना काम जल्दी के चक्कर में पूरी नल के फिट अच्छे से नहीं कर पाते हैं, ठीक है। सो वहाँ पर लीकेज होना स्टार्ट हो जाती है। ओके, ये भी रीज़न है। ओके, उसके बाद क्या है, वेस्ट वाटर। वेस्ट वाटर क्या होता है, डोमेस्टिक एंड म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर इज रिच इन ऑर्गेनिक न्यूट्रेंट। इन दिस काइंड ऑफ वाटर इज मेड टू फ्री फ्रॉम डिजीज कैरिंग जर्म्स एंड पॉइजनस एलिमेंट्स। इट कैन बी यूज फॉर इरिगेशन ऑफ फार्म गार्डन्स एंड अदर वेजिटेशन। सो जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है जो, क्योंकि डोमेस्टिक होता है, उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे कंटेंट न्यूट्रेंट्स में होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक न्यूट्रेंट्स होते हैं। सो जो कि मिट्टी की फर्टिलिटी, जो कि पेड़ों की ग्रोथ के लिए अच्छा होता है, सो उसको भी यूज़ किया जा सकता है ताकि इरिगेशन के लिए या गार्डन्स फार्मिंग के लिए। ओके, सो इसी के साथ हमारा टॉपिक बहुत लंबा हो गया। आई होप कि मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करूँगा, ज़्यादा नहीं खींचूंगा। अगर आप अभी तक मेरे साथ लास्ट में तक बने हो तो मैं आपको बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। इसका मतलब आपको ज़्यादा पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है। ओके, इसका कुछ ना कुछ सबसे। तो आज मैंने पूरी कोशिश की, अपना जोर लगा दिया कि इसको खत्म करूँ, लेकिन फिर भी नहीं खत्म हो पाया। सिर्फ रिन्यूएबल रिसोर्सेज अभी हमारे खत्म हो पाए हैं, ठीक है, रिन्यूएबल वाटर रिसोर्सेज खत्म हो पाए हैं। ओके, नॉन रिन्यूएबल में पूरी कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीडियो में खत्म कर दूँ। ओके, सो आज का इतना ही टॉपिक, इसलिए जो थोड़ा हमारा बचा हुआ हमको कल कंप्लीट करेगा, इसलिए आज का आपका ये होमवर्क है। होमवर्क क्या है अभी मुझे पता है, आप इसको बहुत अच्छा से आराम से सॉल्व कर लोगे। ओके, सो ये आप इसको कंप्लीट करें और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।